तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लिबरलिज्म की। तो देखिए लिबरलिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था और इसकी जो राइज ऑफ लिबरलिज्म था उसको हम लोगों ने समझा था। और इसमें राइज ऑफ लिबरलिज्म में आपको मैं बताया था इसकी जो पृष्ठभूमि थी उदारवाद के उदय के लिए, तो उसमें आपको रेनेसा के बारे में हमने चर्चा किया था जिसको पुनर्जागरण कहा गया। रिलीजियस रिफॉर्म यानी धर्म सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा हमने किया था। और एनलाइटमेंट एरा प्रबोधन काल या ज्ञानोदय के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये राइज ऑफ लिबरलिज्म में आप इतना टॉपिक को रखेंगे जिसमें रेनेसा, रिलीजियस रिफॉर्म और एनलाइटमेंट एरा जो था ये स्पष्ट कर दिया था कि अब आधुनिक युग का आगाज हो चुका है, यानी मॉडर्न एरा आ चुका है। क्योंकि जो डार्क एज चल रहा था जिसको मिडाइवल एज भी बोलते हैं, तो डार्क एज में बहुत ज्यादा पोंगापंथी बढ़ गया था। हर चीज की व्याख्या धार्मिक रूप से किया जा रहा था। चर्चवाद, धर्मवाद, रूढ़ियां, कंजर्वेटिज्म पूरा चरम पे आ गया था, फैल गया था पूरा। हर चीज को धार्मिक रूप देने की कोशिश किया जाता था, है ना। तो इस प्रकार की जो घटनाएं थी उसको खत्म कर दिया रेनेसा ने, धर्म सुधार आंदोलन ने और एनलाइटमेंट एरा ने, और स्थापित कर दिया कि मानव रेशनल है, मानव विवेकशील है, मानव तार्किक है, मानव के पास बुद्धि है, वो खुद सोच सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए किसी धार्मिक गुरु को, किसी धार्मिक संस्था को ये कोई अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति की विरुद्ध जाकर के व्यक्ति को गाइड करे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये सही है। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रेशनल है, उसके पास बुद्धि है, वो खुद कर लेगा। उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, अबाध स्वतंत्रता दे दी जाए, ऐसी प्रकार की बातें आई थी। तो देखिए जब लिबरलिज्म आया तो वो किस पे खड़ा हुआ, तो रेनेसा में, धर्म सुधार आंदोलन में और एनलाइटमेंट एरा में जो बेस बना था, फाउंडेशन जो बना था, उसी पे ये खड़ा हुआ। और उस समय जो भी आइडियाज बने उसको एक माने पूरा सेट ऑफ आइडियाज हो गया। जो सारे आइडियाज इसके दौरान बने थे उस सबका एक समूह या पुंज हो गया, और उसी विचार को पूरा जो समूह है उसी सब को लेकर के एक आइडियोलॉजी का निर्माण हो गया। तो लिबरलिज्म जब भी कोई चर्चा होगी तो आपको ध्यान में क्या आना चाहिए कि एक डार्क एज था जिस समय धार्मिक रूढ़ियां, चर्चवाद, परंपरावाद ये सब बढ़ गया था। उसको खत्म करने के लिए उसके खिलाफ में आया है, अगेंस्ट में आया है, विरोध में आया है लिबरलिज्म। तो जब ये विरोध में आया है, और किस चीज के विरोध में आया है? परंपरा के विरोध में, है ना, आप ऐसे समझे। उसके बाद धार्मिक रूढ़ियों के विरोध में आया है। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि ये खुलापन को पसंद करेगा, स्वतंत्रता को पसंद करेगा। तो अगर हम कहें कि जो लिबरलिज्म है, और यहाँ जो यहाँ अगर देखें इसमें से अगर निकालें लिबर्टी, तो उसको हम देखें तो लिबर निकलता है, LIBER, लिबर। इसका अर्थ ही है स्वतंत्रता। तो ऐसे कहें कि जो उदारवाद है ना, इसका जान है, मतलब हार्ट आप इसको कहें कि अगर लिबरलिज्म में अगर देखें तो हार्ट क्या है उसका, तो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता ही उदारवाद का जान है। माने जो स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता की जो कंसेप्ट है उसी को बेस बना के ये खड़ा हुआ है। व्यक्ति को स्वतंत्र करने की बात करता है ना, कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी जाए, अबाध स्वतंत्रता दे दी जाए। तो ये ज्यादा फोकस कहां कर रहा है? स्वतंत्रता पे, समानता पे नहीं ध्यान दे रहा है। मध्यकाल में डार्क एज चल रहा था, और इस डार्क एज में हर चीज की व्याख्या धार्मिक रूप से की जा रही थी। और चूंकि धार्मिक रूप से जब व्याख्या की जा रही है तो उसमें रीजन का कोई मतलब ही नहीं है। उसमें अधिकांश जनता का शोषण हो रहा था। भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पे मूर्ख बनाया जा रहा था। पादरी के पद बेचे जाते थे, करप्शन भी बढ़ गया था, आप ऐसे समझें। तो बहुत सारी दिखते कुरीतियां उत्पन्न हो गई थी, और यहाँ जो आम जनता था उसका शोषण हो रहा था। तो कई लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। और हमने आपको आइडियोलॉजी में बताया था कि एक व्यक्ति का जन्म होता है, वो कुछ बोलता है, फिर वो कुछ उस बातों को लिख देता है किसी किताब में, कुछ और लोग पढ़ते हैं उसको, और एक धीरे लोगों का समूह बन जाता है इस प्रकार के सोचने के लिए। तो एक सेट ऑफ आइडियाज आ जाता है, एक विचारधारा चल पड़ती है। तो उदारवाद जो है इसमें किस प्रकार की सेट ऑफ आइडियाज है, किस प्रकार के विचार है? तो आपको ध्यान रखना है कि पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन
और ज्ञानोदय प्रबोधन, दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं एनलाइटमेंट एरा। इस तीनों में जो भी चीजें, जो भी विचार आई, जो धार्मिक रूढ़ियों का विरोध किया, है ना, परंपराओं को विरोध किया, ये सारे जो आइडियाज थे उसी को सेट ऑफ आइडियाज बना के, उसी सब विचारों का समूह या विचारों का जो पुंज है वो एक साथ में लिबरलिज्म कहलाता है। और ये लिबरलिज्म जो है, ये इसकी अगर जान की बात करें कि ये किस पे टिका हुआ है, तो स्वतंत्रता पे टिका है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये सोचो स्वतंत्रता पर क्यों, क्योंकि व्यक्ति को क्या छीन चुका है। जब डार्क एज चल रहा था, अंधकार युग चल रहा था, तो व्यक्ति से क्या छीन चुका है, यही तो छीन चुका है, स्वतंत्रता उसको नहीं है। हर चीज में उसको धार्मिक चीजों को मानना पड़ रहा है, धर्मगुरु जो बोल दिया, पादरी जो बोल दिया, उसको मानना पड़ रहा है। आपको मैं याद दिला दूं, अगर धार्मिक जो परंपराएं थी यूरोप में, अगर उसको कोई नहीं मानता था तो लोग आग लगा देते थे, उसको जला दिया करते थे, जिंदा जला देते थे कि तुमने जो चर्च की अवहेलना किया है। राजा जो पोप होता था चर्च का, वो डिसाइड करता था कि दो लोग लड़ रहे हैं तो जीतेगा कौन, वो बोल देगा इसके जीतने से धर्म की रक्षा होगी, तो शक्तिशाली पक्ष को हारना पड़ जाता था। ऐसा देखा गया। तो इतनी धार्मिक रूढ़ियां बढ़ चुकी है कि व्यक्ति को शोषण हो रहा है, बहुत शोषण हो रहा है, कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। तो इसी के अगेंस्ट में ये सारी चीजें आए, पुनर्जागरण जो कि स्पष्ट किया कि व्यक्ति रीजनेबल है, तर्कशील है, विवेकशील है। तो इस सब को आधार बना के इस सारे विचारों का सेट ऑफ आइडियाज बना, विचारों का समूह बना, इसको उदारवाद कहते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। और यहां ध्यान रखना है कि उदारवाद जो है, उदारवाद का जान है वो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है। यानी उदारवाद में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के बेस पे ही आया है। ये समानता पर बिलीव नहीं करता, ये इक्वालिटी पर बिलीव नहीं करता, ये कहता है अबाध स्वतंत्रता, यानी फुल फ्लेज फ्रीडम की बात करता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहां देखिए लिबरलिज्म में हम लोगों ने इसको 3 धारा में बांटा था, है ना। देखो लिबरलिज्म क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और मैं क्यों इतना इस पे फोकस कर रहा हूं। मैं क्या चाहता कि लिबरलिज्म आप खुद पढ़ाने लायक बन जाए, कहीं खड़ा हो तो लिबरलिज्म के बहुत सारे डायमेंशन आप खुद बोल दें। मैं बार बार बोल के आपको याद दिलाने देना चाहता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आप कुछ भी आप पढ़ेंगे ना, किसी भी टॉपिक को उठाएंगे तो ये घूम फिर के आएगा। क्योंकि इस दुनिया पे राज अगर किसी आइडियोलॉजी ने किया है तो सबसे ज्यादा उदारवाद ने, यानी लिबरलिज्म ने ही राज किया है, और आज भी ये कर रहा है। वर्तमान समय में इसी का बोलाबाला है। कुछ समय पहले सोशलिज्म आ गया था, लेकिन अब सोशलिज्म की भी दिन लग गई है, ऐसा आप समझ के चलें। क्योंकि आज जो है लिबरलिज्म है, इसका पूरा दिन चल रहा है। और हमारे देश में भी अगर देखो तो 1990 के बाद, 1991 के बाद आप ये मान के चलें, क्योंकि एलपीजी आया था ना, ये एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है ना। तो ये उदारीकरण और निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, तो ये जो आया है ये किस पे बना है, ये उदारवाद से ही तो आया है। तो आज तो इसी का दिन चल रहा है ना, उदारीकरण का दिन चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन हर जगह देखो तो निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का चल रहा है। एक सामान अगर कहीं बनता हो दूसरे जगह पर, दूसरे देश में जाके बिक रहा है। तो अगर इस दुनिया में कोई विचारधारा राज किया है, सबसे ज्यादा अगर कोई विचारधारा राज किया है, तो आप ये मान के चलें कि ये उदारवाद चल रहा है। क्योंकि बहुत, अगर हम डार्क एज में जाएंगे तो उस समय विचार बहुत फैलते नहीं थे, सीमित मात्रा में फैलते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से विचार बहुत तेजी से फैलते हैं। तो अगर क्रांति के युग में अगर देखें तो उदारवाद पूरा फैला है। आपको मैं बता दूं, कोल्ड वॉर का आपने नाम सुना? कोल्ड वॉर जो शीत युद्ध होता है, हम लोग ये पढ़ेंगे। आपकी सीयूटी का जब आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें क्या होगा ना कि कोल्ड वॉर से रिलेटेड जो घटनाएं घटी है, कब घटना कौन सी घटी है ना, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ देंगे, है ना, कि बताइए क्यूबा क्राइसिस, है ना, इस तरह से अलग अलग करके सुएज नहर की क्राइसिस भी पूछ देंगे। और इस प्रकार से इधर डेट दे देंगे और मैच कराना होता है। मैं खुद जब 2023 में एग्जाम दिया था तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए थे।
तो ये डेट इंपॉर्टेंट होता है, डेट और इसकी जो घटनाएं हैं कह देंगे कि बढ़ते क्रम में सजाइए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, कि पहले कौन हुआ फिर बाद में कौन हुआ, तो इस तरह से। अब कोल्ड वॉर जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता है सोशलिज्म और इसके अगेंस्ट में, विरोध में, मतलब दोनों का अगर देखें तो दो विचारधारा थी, सोशलिज्म की और लिबरलिज्म की। जीता कौन, जीत किसकी हुई, लिबरलिज्म की जीत हो गई, है ना। अगर डार्क एज चल रहा था, डार्क एज का अगर बात करें और पुनर्जागरण और लिबरलिज्म यहां अगर ले लें तो जीत किसकी हुई, लिबरलिज्म की हुई। तो अगर हम 15वीं शताब्दी तक, 5 से लेकर 15वीं शताब्दी तक, 5th to 15th सेंचुरी अगर हम मानते हैं डार्क एज, ये क्या है, डार्क एज है, तो अब बताइए 15वीं शताब्दी के बाद आप जो टाइम जोड़ेंगे, अभी 15वीं से के यहां आ गया है 21वीं शताब्दी, है ना, 21st सेंचुरी चल रहा है। तो यहां इस पूरे टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा कोई विचारधारा राज किया है तो लिबरलिज्म है। अलग अलग समय पे उसने अपने आप को साबित कर दिया है कि मैं ही महान हूं, है ना। और अमेरिका जो है, यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप है, ये सारे जो देश है ये लिबरलिज्म को आगे बढ़ाते हैं, लिबरलिज्म के सपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो आप कहेंगे कि क्या सर ये 15वीं शताब्दी में ही लिबरलिज्म का उत्पत्ति हुआ है, पहले नहीं था क्या? तो देखो, पहले शुद्ध रूप में हम लिबरलिज्म शब्द को नहीं यूज करते हैं, लेकिन आप इतना समझें कि जब सोफिस्ट लोग थे, प्लेटो से भी पहले, जब हम प्लेटो पढ़ेंगे तो उस समय इसकी चर्चा करेंगे, प्लेटो से भी पहले जो सोफिस्ट थे एथेंस में, यूनान में, ग्रीक में, ये जो सोफिस्ट थे, सोफिस्ट की जो विचारधारा थी ना, अगर स्टडी करते हैं तो प्लेटो के जो रिपब्लिक है, जो उसका बुक है, तो उस बुक में हम लोग क्या देखते हैं कि सोफिस्टों का विचार अलग अलग प्रकार के हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं, कुछ ऐसे विचार मिलते हैं जो लिबरलिज्म से मिलते जुलते हैं, आज का जो लिबरलिज्म है उससे मिलते जुलते हैं, और क्या कहते हैं कि वहां की कुछ बातें इसमें है ना, लिबरलिज्म में है, कुछ बातें और यथार्थवाद से भी जुड़ा हुआ है, रियलिज्म का है, लिबरलिज्म का है, अलग अलग प्रकार के जो विचार हैं वो सोफिस्टों में भी मिलता था। तो आप इतना ध्यान रखें अभी आज के क्लास में कि जो लिबरलिज्म है वो 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण से उत्पन्न तो हुआ है, लेकिन अगर इसी प्रकार के कोई तत्व खोजा जाए, पूरे स्टडी में पाया जाए, तो हम क्या पाते हैं कि जो सोफिस्ट का विचार था, सोफिस्टों का जो विचार था, प्लेटो से भी पहले, सुकरात से भी पहले, है ना, तो उनके विचारों में भी हमको लिबरलिज्म की झलक मिलती है। इस प्रकार के वो सोचते थे, है ना। अच्छा, एक और आपको मैं ध्यान दिला दूं, अभी आया, देखो, पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इसका भी विचार सोफिस्टों में मिलता है, क्योंकि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है ये कहते हैं सब कुछ सापेक्ष है, रिलेटिव मानते हैं, हर चीज को रिलेटिव मानते हैं, अब्सोल्यूट नहीं मानते हैं। सोफिस्ट भी जो थे वो भी सत्य को सापेक्ष मानते थे, रिलेटिव मानते थे, है ना। तो अगर हम बात करें सोफिस्टों की, तो सोफिस्टों में अलग अलग प्रकार के तत्व, जो आइडियाज के जो एलिमेंट्स मिले हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मिले हैं जो कि अलग अलग वर्तमान के विचारधाराओं से मैच भी खाते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। लेकिन अगर हम आधुनिक रूप में देखें कि उदारवाद का जन्म, तो हम तो यही कहेंगे कि पुनर्जागरण से आया है। पर अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि क्या सोफिस्टों में उदारवाद का तत्व मौजूद था, तो आंसर है हाँ, है। जो प्राचीन एथेंस, और ये जो एथेंस कहें, ग्रीक कहें, है ना, तो वहां की अगर हम बात करें, यूनान की अगर बात करें, तो वहां के जो सोफिस्ट थे प्लेटो और सुकरात से पहले, तो वे सारे लोगों के बातों में भी हमें मिलता है लिबरलिज्म के तत्व। अब बात आती है, ऐसा कहां पढ़ लिए सर आप कि आपको मिल गया लिबरलिज्म के तत्व? तो मैं आपको बताऊं, जो प्लेटो का रिपब्लिक बुक है, द रिपब्लिक, तो ये जो रिपब्लिक बुक है उसमें डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हैं। तो उसमें क्या हुआ कि उसका हीरो जो है, प्लेटो ने जो भी रचनाएं लिखा है उसमें अधिकांश में हीरो कौन है? सुकरात है, सुक्रेटिस है। तो सुकरात हीरो है, मतलब अंत में आंसर देता है वही जो सत्य माना जाता है। तो
इसलिए वो हीरो है। लेकिन लोगों का वो काट देता है, बातों को काटता है, लोग उससे प्रश्न पूछते हैं, फिर वो बताता है, ऐसे तर्क वितर्क होता है। तो ये सारे जो तर्क वितर्क चलते हैं, तो उससे अगेंस्ट में कौन होता है? ग्लाइकोन, थ्रेसिमैक्स। तो ये सारे सोफिस्ट हैं, सोफिस्ट वादे हैं, है ना। यानी कि सुकरात जो है लिख रहा है अरिस्टोटल, सॉरी लिख रहा है प्लेटो, और प्लेटो के जो गुरु हैं सुकरात को आगे कर दे रहा है ना, लिख रहा है वही लेकिन नाम दे दे रहा है। जैसे फिल्म बनता है ना ऐसे, कि आपने पढ़ा होगा किताब में कि राहुल बोलता है, राहुल, आपने ऐसे पढ़ा ना, गुड मॉर्निंग रिया, है ना, फिर रिया बोलती है गुड मॉर्निंग राहुल। इस तरह से फिर ऐसे बातचीत होता है। तो इसी तरह से प्लेटो ने अपनी जो रचना लिखी है तो डायलॉग्स फॉर्म में लिखे गए हैं। तो अब मान लो यहाँ लिख दिया सुकरात, है ना, वो अपने भाषा में लिखा है लेकिन उसका ट्रांसलेशन किया गया तो सुकरात लिखा है। तो सुकरात कुछ पूछता है कि सत्य क्या है, या फिर पूछता है न्याय क्या है। तो फिर ग्लाइकोन कुछ बोलता है, या फिर मानो थ्रेसिमैक्स कुछ बोलता है। इस प्रकार के जो सोफिस्ट लोग हैं वो बोलते हैं, और उनका जो विचार है वो सोफिस्ट है, इसलिए उनका विचार सोफिस्टवादी मानेंगे। तो अब ये सारी जो बातें हैं, तो अगर इसका जब हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या पाते हैं कि जो आज का मॉडर्न जो लिबरलिज्म है इसका तत्व तो उसमें मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो सोफिस्ट लोग थे ये लोग भी व्यक्तिवादी थे, ये लोग भी व्यक्तिवादी थे, है ना, यानी इंडिविजुअलिस्ट थे। ये लोग भी ह्यूमनिस्ट थे, यानी मानववादी थे, मानववादी या मानवतावादी, ह्यूमनिज्म मानववाद। तो ये भी मानवतावादी थे, ये भी व्यक्तिवादी थे, है ना। ये भी जड़ तत्वों को महत्व देते थे। जड़ तत्व, जड़ तत्व मतलब, जड़ तत्व का मतलब होता है मटेरियल चीजों को, मटेरियल को महत्व दे रहे, खाओ पियो मौज करो, इस प्रकार के। हमारे देश में जो चार्वाक दर्शन है वो इनके बातों से मैच करता है। तो ये जो आप देखें व्यक्तिवाद, मानववाद, जड़ तत्व, तो ये किसका एलिमेंट है? ये हो गया है ना उदारवाद। क्योंकि उदारवाद किसको मानता है? व्यक्तिवाद। हमने पढ़ चुका है पहले कि उदारवाद जो है वो व्यक्तिवाद बातों को आगे। व्यक्तिवाद क्या है भाई? एक व्यक्ति स्वतंत्र है, इस व्यक्ति को आवाज स्वतंत्रता दे दी जाए, ये अपना भला खुद कर लेगा, इसके पास रीजन है, तर्क है, यही तो है व्यक्तिवाद। तो ये व्यक्तिवादी विचार कहां मिल रहा है? सोफिस्टों में भी मिल रहा है। तो इसलिए हम लिबरलिज्म की अगर तत्व देखें तो हमको सोफिस्टों में मिलता है, लेकिन आधुनिक रूप से अगर देखें तो इसकी शुरुआत डार्क एज के अगेंस्ट में आया। अगर हम पुनर्जागरण कहें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब तक आपको यही बताया आप लोगों को कि जो लिबरलिज्म है ये आया है डार्क एज के अगेंस्ट में, एक आइडिया के आइडियोलॉजी के रूप में, और ये व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, मानववाद यानी ह्यूमनिज्म, ये सब चीजों पे बल देता है। यूटिलिटेरियनिज्म अधिक से अधिक भोग करने की बात करता है, अधिकतम सुख की बात करता है। तो ये जो मूल बातें हैं ये सोफिस्टों में भी था। दूसरी बात, सोफिस्ट जो थे वो सत्य को सापेक्ष मानते थे, रिलेटिव मानते थे। वो क्या कहते हैं? जस्टिस एक रिलेटिव फेनोमेना है, रिलेटिव कंसेप्ट है, अब्सोल्यूट नहीं है, है ना। लेकिन प्लेटो क्या कहता है कि ये अब्सोल्यूट है, सुकरात क्या बोलता है? अब्सोल्यूट है। और ये जो रिलेटिव मानने की जो बात है, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं, आज हम एक आइडियोलॉजी के रूप में है, नेट के सिलेबस में है ये। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं वो मानते हैं कि जो जस्टिस है वो तो ये मानते हैं, हर कुछ को ही कहते हैं कि सब कुछ रिलेटिव है, अब्सोल्यूट कुछ नहीं है, है ना। तो सोफिस्टों का विचार अगर हम आज के देखें, पोस्ट मॉडर्निस्ट का जो विचार है अब्सोल्यूट तो इसका विरोध करते हैं, यानी कि रिलेटिव, सापेक्षवाद की जो बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट। तो इस प्रकार की विचार सोफिस्टों में भी मिलता है। तो सोफिस्ट जो थे वो अलग अलग प्रकार के विचारों से उनका बातें बहुत युक्त थी, है ना। तो ये चीजें हमें जान लिया हम लोगों ने। चलिए बहरहाल आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने ये सारी चीज आपको बता दिया, और कुछ और आपको इंपॉर्टेंट रखना है। जो प्लेटो ने जो अपनी रचना करी है उसमें अगर हम बात करें तो वो संवाद के रूप में लिखा है ना, कि एक व्यक्ति बोलता है फिर उसका उत्तर दूसरा व्यक्ति देता है। तो इसी को बोलते हैं संवाद शैली, है ना, डायलॉग्स फॉर्म।
डायलॉग्स के रूप में एक व्यक्ति बोला फिर दूसरा बोला, डायलॉग्स के फॉर्म में बोला है। इसलिए प्लेटो के जो रचनाएं हैं, बुक्स हैं, तो हम उसको ऐसे नहीं बोलते कि प्लेटो के बुक्स बताओ, तो ऐसे बोला जाता है प्लेटो के डायलॉग्स बताइए, है ना। वर्क्स ऑफ प्लेटो नहीं कहा के डायलॉग्स ऑफ प्लेटो बोलते हैं। बाकी हर राइटर में जो भी थिंकर हैं उनमें ये लगाया जाता है कि आप बताइए वर्क्स ऑफ अरिस्टोटल, है ना, ऐसे बोलते हैं। वर्क्स ऑफ रूसो बताइए, वर्क्स ऑफ जॉन लॉक बताइए। तो ऐसे वर्क्स तो इसके आते हैं, है ना। इसके जो कार है या बुक्स पूछ लेते हैं, वो एक ही बात है, बुक्स वर्क्स तो एक साथ में पूछते हैं। लेकिन जब प्लेटो की बात आती है तो बुक्स बोला जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शुद्ध रूप में अगर देखें, चूंकि उसने डायलॉग्स फॉर्मेट में लिखा है तो इसलिए बोला जाता है कि प्लेटो के डायलॉग्स बताइए। डायलॉग्स ऑफ प्लेटो क्या है, तो जो बुक की नाम होती है उसको देना होता है ना। तो ये सारी बातें आपको होगा, है ना। लिबरलिज्म अगर हमने, ये क्यों आया था, ये सारे प्लेटो की चर्चा क्यों हो गई, ये लिबरलिज्म में ये सब नहीं है। चर्चा इसलिए आ गई बात में कि जो उदारवाद है इसके विचार ऐसा नहीं कि आज मिल रहे हैं, इसके विचार पहले भी थे और इसलिए इसकी चर्चा हुई थी, ये आई थी क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि उदारवाद जो है इस दुनिया पे बहुत दिनों से राज कर रहा है। तो सोफिस्ट में भी था और डार्क एज खत्म हुआ उसके बाद ये चल रहा है और 21वीं सेंचुरी आज आ गया है 21st, तो आज ये चल रहा है और ये तो चरम पे चल रहा है। मतलब इसके आगे पीछे भी कोई विचारधारा नहीं दिख रहा है ना। अभी बहुत सारे विचारधारा आ गए, फेमिनिज्म आ गया है ना, इकोलिज्म आ गया है, मतलब पर्यावरणवाद आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियोलॉजी आए हैं, चल रहे हैं। कुछ दिन जब द्वितीय विश्व चल रहा था, जब हिटलर उटलर का जमाना था, तो उस समय नाजीवाद भी आया था, फांसीवाद भी आया था। तो ये सारे नेजीजम, है ना, फैसिज्म, तो ये सारे आइडियोलॉजीज भी आए थे, लेकिन ये आइडियोलॉजी बहुत कम समय में खत्म हो गए। सोशलिज्म की अगर बात करें तो कार्ल मार्क्स के पहले कुछ लोग थे, उसके बाद कार्ल मार्क्स ने उसको बढ़ाया, फिर बहुत सारे लोग उसमें भांति भांति के आए। लेकिन जब रसिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, रसिया का विखंडन हो गया, जब रसिया टूट गया, आज जो रूस हम बोलते हैं, पहले यूएसएसआर था, जो कोल्ड वॉर हुआ था वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर, यानी ये है सोवियत संघ और ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसको हम डायरेक्ट अमेरिका बोल देते हैं और इसको हम डायरेक्ट रूस बोल देते हैं। अभी ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चर्चा होगी कोल्ड वॉर में। तो ये अमेरिका और रूस में हम कहते हैं कि कोल्ड वॉर हुआ था, शीत युद्ध हुआ था। तो यहाँ ये जो यूएसएसआर था, ये सोशलिज्म यानी समाजवाद आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहा था। जो मानने वाले लोग थे उसको समाजवादी, सोशलिस्ट कहा गया। और अमेरिका जो था ये उदारवाद को आगे बढ़ा था, उदारवाद। और ये जो मानते थे, जो मानने वाले लोग थे, उसको उदारवादी बोलते हैं, लिबरलिस्ट। तो ये आगे बढ़ा रहे हैं विचार को। और इसमें आपको पता है कि यूएसएसआर का हार हो गया था, डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1991 में, है ना, 25 दिसंबर 1991, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रसिया। ये आप अगर डेट याद रख सकें तो अच्छा रहेगा, है ना। 25 दिसंबर को कुछ होता है, बताइए क्या होता है 25 दिसंबर को? ऐसा कौन सा हॉलीडे मनाया जाता है? आप छुट्टी भी पाए हैं अपने स्कूल में भी, तो हाँ, क्रिसमस डे। तो इससे आपको याद आ जाएगी, आपको ध्यान रखना है। मैंने इसको कनेक्ट करने की कोशिश किया है कि क्रिसमस डे जिस दिन था, उसी दिन जो यूएसए का राष्ट्रपति था वो बड़ा खुश हुआ कि रसिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि इसी दिन हुआ था डिसइंटीग्रेशन। ऑफिशियली माना जाता है कि 25 दिसंबर 1991 को डिसइंटीग्रेशन हुआ था रसिया का, और ये 15 भाग में टूट गया था, 15 भाग में टूट गया था। और आज आपको मैं बता दूं, रसिया इतना बड़ा था कि ये 15 भाग में टूटने के बाद आज जो ऑफिशियली जो रूस है, जिसको रूस बोला जाता है, ये भी आज दुनिया का सबसे फर्स्ट देश है। मतलब ज्योग्राफिकल एरिया में देखें तो आज भी ये 1 नंबर पे है। सोचो कितना बड़ा है, आज भी 1 नंबर पे है। और ये 15 देश इससे निकले, जो यूक्रेन वगैरह के आप नाम सुने, ये सारे एक ही में थे, है ना।
तो ये सब एक साथ ही थे, ये सारे लोग पार्सो एक्ट के तहत वो सब एक हो गए थे और अपनी संप्रभुता एक साथ मिल गए। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो भी तो बहुत सारे देशों ने मिल करके अपने आप को बनाया कि हम आज से संयुक्त रहेंगे, एक साथ रहेंगे। आपने सुना होगा कि भारत में जो बहुत सारे स्टेट है उसको ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं, खुद का झंडा नहीं रख सकते, खुद का संविधान नहीं रख सकते, एकल नागरिकता की बात होती है हमारे देश में। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, जो भी स्टेट है वो खुद का संविधान रख सकता है और है उसके पास संविधान, खुद की नागरिकता भी होती है। तो राज्य का नागरिकता लो, फिर अमेरिका यूएसए का नागरिकता लो, तो ड्यूअल सिटीजनशिप वहां चलता है ना। तो अगर किसी को सिटीजनशिप दे रहे हैं, संविधान की उसको अधिकार है। जैसे आज सोचो ना, यूपी के पास एक झंडा होता, जो आज तो तिरंगा सब जगह फहरता है, लेकिन ऐसा होता है कि बिहार सरकार के पास एक अलग झंडा है, यूपी सरकार के पास एक अलग झंडा है, बिहार सरकार के पास एक अलग संविधान है, यूपी सरकार के पास एक अलग संविधान। ऐसा हो जाए तो हमारे देश में लग रहा है अलग ही हो जाएगा। अभी तो खाली जम्मू कश्मीर था तो सब कह रहे थे नहीं, एक देश एक संविधान एक राष्ट्र, ऐसे हो रहा था। हमारे देश में इंटीग्रेशन की बात चल रही है और बहुत कोशिश किया गया है, ये जरूरी भी है। तो वहां जो राज्य हैं उसको ज्यादा शक्तियां दी गई है ना। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि ये सारे मिले हैं, बातचीत करके अपने आप को संगठित कर लिए हैं। ठीक इसी प्रकार से जब रसिया बना था, बोल्शेविक क्रांति हुई थी और रसिया की जो प्रगति हुआ बहुत, तो बहुत सारे देशों ने अपना गुट बना लिया और उसमें यह था कि हम अपनी इच्छा से अलग भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब उनको लगा कि अब कुछ रहा नहीं, और धीरे धीरे जो सोशलिज्म था इसका जो प्रभाव आपको पता है ना। देखो शुरू में हर जगह पैसा का अंश खर्च होता है तो डेवलपमेंट बड़ा तेजी से होता है। लेकिन आप सोचो, आप कितना भी खटो तुमको इतना ही पैसा मिलेगा, तुमको जितना खटना खटो तुमको इतना ही पैसा मिलेगा, नहीं खटोगे कोई बात नहीं तो अभी इतना ही मिलेगा। तो कौन खटेगा, सब कहेंगे चलो यार। नैतिकता की बात किसको समझ आती, वो कहते हैं अरे ठीक है अपन काम हो ही रहा है। मानव इतना आलसी है कि छोड़ दिया जाए तो उठे ना है कि नहीं, तो कौन काम करेगा। तो सोशलिज्म उसके बाद जब शुरू में तो बड़ा तेजी से ग्रोथ होता है देश, लेकिन बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। क्यों, क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो जाता है। सिक्योरिटी जो होता है ना, अरे सब तो सिक्योरिटी, देखिए गवर्नमेंट जब हो जाता है लोग एकदम अस में कहते अब तो हो गया, तो अब उसके बाद काम करना छोड़ देते, जब मन करता जाते हैं, जब मन करता आ जाते हैं, है ना। प्राइवेट से अपना काम शुरू कर देते हैं और गवर्नमेंट का पैसा लेते हैं, तो उनको डर भी नहीं रहता, काम भी अच्छा से नहीं करते। तो अब बताओ कैसे ग्रोथ होगा। लेकिन वही प्राइवेटाइज हो जाएगा। आज देखो वंदे भारत कितना साफ सुथरा ट्रेन चल रही है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें प्रेशर है, तुमको करना पड़े, नहीं करोगे तो हटा दिए जाओगे, है ना। तो ये उदारवाद में होता है, लिबरलिज्म में होता है। तो लिबरलिज्म में कुछ चीजें ऐसी है ना जो वाकई इसको आगे बढ़ा रही है, क्योंकि ऐसा दम है इसमें, क्योंकि एक नीड होता है ना, वो नीड क्रिएट कर दे रहा है, योग्यता पर बल दे रहा है, योग्यता की वजह से लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, जो नहीं तो पीछे छूट जाएगा, वो गरीब हो जाएगा, भूखे मरने लगेगा, तो फिर उसको काम करने की इच्छा होगी, क्योंकि मरता क्या ना करता आपने सुना है, अब वो भूखे मर रहा है तो उसको करना पड़ेगा। तो ये सब तो इसमें तो अच्छा ही है, लेकिन बुरा क्या है इसमें, बुरा यह है कि अब कुछ लोग ऐसे हैं स्किल नहीं ले पाए। अब ये जरूरी तो नहीं है कि उनकी गलती थी, संभवतः हो सकता है इन्वायरमेंट का इशू हो जाए, फैमिली इशू ऐसा हो जाए कि वो स्किल्ड नहीं हो पाया, तो अच्छा नहीं कमा पा रहा है, अब भूखे मरने लगे, वो अच्छा नहीं जी पाए, तो उसकी रक्षा कौन करेगा, उसका देखभाल कौन करेगा। तो ये लिबरलिज्म में कमी है कि नहीं। तो इसलिए कहा जाता है ना कि स्ट्रीम पे नहीं जाना है, ना ही इधर जाइए और ना इधर जाइए, सबसे अच्छा क्या है मिड में रहिए, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग यानी मध्यम मार्ग को क्या बोलेंगे, मिडिल पाथ। और आपको मैं बता दूं गोल्डन मीन इसको बोला जाता है, गोल्डन मीन, है ना, गोल्डन मीन। ये चीज आपको ध्यान रखना, जब भी ये चर्चा आएगी गोल्डन मीन, जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि हम लोग ये बेसिक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लिबरलिज्म को डिटो पढ़ रहे हैं। लिबरलिज्म एज ए आइडियोलॉजी फिर से कभी हम पढ़ेंगे जिसमें ये सारी चीजें टॉपिक वाइज केवल डिस्कशन होगा, उसमें बीच में कहीं और बातें नहीं आएगी। इसमें मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ हर चीज हो से, ताकि आपको आसानी होगा जब हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताया था गोल्डन मीन, जब ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे तो आएगा गोल्डन मीन, है ना, अरिस्टोटल में, कि गोल्डन मीन
तो अरिस्टोटल भी गोल्डन मीन दिया है कि बीच का रास्ता अपनाना जरूरी है। तो गोल्डन मीन यहाँ है। और आपको मैं अच्छा आपको आप ये बताइए कि हमारे देश में ये अरिस्टोटल से भी पहले हमारे देश में ऐसे कौन सा दर्शन है जो गोल्डन मीन की बात करता है? वो गोल्डन मीन शब्द प्रयोग नहीं किया है, उसने प्रयोग किया है मध्य मार्ग। क्योंकि हमारे देश की तो भाषा अलग है, उसका अलग था, उसका ट्रांसलेशन अलग कर दिया गया है, लेकिन बातें तो है ना, बात तो विचार तो होना चाहिए, तो विचार तो सेम है। तो हमारे देश में मध्यम मार्ग, नहीं स्ट्रीम पे, न इधर स्ट्रीम पे जाना है, न इधर स्ट्रीम पे जाना है, बीच में रहना है। ना ही स्वतंत्रता स्वतंत्रता करना है और नहीं समानता समानता करना है, बीच में लाइए, स्वतंत्रता भी दीजिए, समानता भी दीजिए, बैलेंस बनाइए, है ना, ये कोशिश होनी चाहिए। तो ऐसा हमारे देश में कौन सा विचार है जो ये मिडिल पाथ को मानता है, मध्यम मार्ग वाला बात आगे बढ़ाता है? कौन सा धर्म है? धर्म तो नहीं कहेंगे, चलो ठीक है धर्म ही बोल लेते हैं, क्योंकि वो आज एक धर्म के रूप में विख्यात हो चुका है। नहीं सर। शालिनी आप बताओ। सर याद नहीं आ रहा। तो आपको याद मैं दिला देता हूं, आप दोनों ध्यान रखिएगा। हमारे देश में गोल्डन मीन की सबसे पहली बार चर्चा हुई थी, लेकिन एग्जाम में ये सही नहीं मारेंगे। गोल्डन मीन की जब चर्चा है तो अरिस्टोटल ही मारना है, क्योंकि गोल्डन मीन जो शब्द है ना, वो आप ऐसे समझे कि अरिस्टोटल को कॉपीराइट दे दिया गया है। हालांकि अब ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे भारत जो देश है ना, वो इंटेलेक्चुअल के रूप में आगे बढ़ रहा है और अपने आप को पहचान स्थापित कर रहा है। तो कुछ ऐसे चीजें हालांकि हर कोई जान रहा है, इस वजह से ये नहीं आएगा क्वेश्चन। क्यों भाई? क्योंकि अपने आप को स्थापित करना है और हम इस बात को मान रहे हैं कि जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। पहले बातें सही थी, सब लोग पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन भी आ रहा था, लेकिन अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब उस बात को नहीं माना जा रहा, अब खंडन कर दिया गया। हम भी तो अब हो गए हैं ना। तो एक चीज आपको ध्यान क्या रखना, मैं बताऊंगा इसका आंसर। होता क्या है, एक इंसान जन्म लिया है और इसकी बेसिक चीजें होती है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, आज कुछ तकनीक भी ले ले, तो ये बेसिक चीज है, इस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है। अगर खाने को नहीं है तो कुछ नहीं बोलेगा कहीं, वो खाने के बारे में बात करेगा, काम वाम करके किसी तरह पेट ओट खाएगा, पेट ओट भर लेगा। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, आपको पता है ये सारे लोग जो आए हैं ना, वो शोषण कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछता है हमारे देश की जीडीपी सबसे नीचे कहां गई थी, किस शासनकाल में सबसे ज्यादा जीडीपी खत्म हो गई थी, तो आप इसको 1 मार्क्स में आप इसको लिख के रखें, जीडीपी, है ना। ये जो हमारे देश की जीडीपी सबसे कम हो गई थी वो है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज छोड़ के गए थे हमारे अपने देश को, तो जीडीपी सबसे कम हो गया था, तो भारत आजाद हुआ। अब खाने पे ध्यान दे कि एजुकेशन पे ध्यान दे। अगर आपसे या आप अपने गांव में व्यवहारिक रूप में इस बात को अगर देखा जाए, मोटिवेशन तो अलग बात है कि नहीं आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, ये स्कूलों में लिखा रहता है। आपको भी पता है, जब हम लोग सरकारी स्कूल में, जब मैं शुरू में पढ़ता था, तो वो लिखा रहता था आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, ऐसा होता था। वो मोटिवेशन के लिए है। लेकिन आप ये भी सुने हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होता, भाई पेट भरा होना चाहिए भाई। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक हम खा पी के तंदुरुस्त नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इंटेलेक्चुअल पे काम ही नहीं कर पाएंगे। तो देश आजाद हुआ, उसके बाद तो आपको पता है शास्त्री जी बोल रहे हैं जय जवान जय किसान। हमारे देश की जो प्रधानमंत्री शास्त्री जी, जिनका देहांत हो गया था ताशकंद में, अब शास्त्री जी बोले जय जवान जय किसान। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चाइना पाकिस्तान वॉर चल रहे हैं, वॉर हुए 1962 में चाइना और 1965 में पाकिस्तान, तो 2 वॉर हुए, तो जय जवान कहना पड़ेगा भाई, जवान को मोटिवेशन देना है। और खाने के लिए नहीं है देश में। आपको ये भी बात पता है, ऐसे प्रधानमंत्री जो मुख्य रूप से देखें अगर मूल रूप से, तो 3 बार एक इंसान को खाना खाना होता है। सुबह में खाता है, दोपहर में खाता है, फिर नाइट में खाता है, फिर सो जाता है। 3 टाइम खाते हैं कि नहीं बताइए? तो ऐसे प्रधानमंत्री जिसने कहा कि 2 बार ही खाना है और 1 टाइम का खाना बचाना है, वो लाल बहादुर शास्त्री थे। आप सोचो क्या मजे में बोल रहे हैं कि खाना बचाना है, 3 टाइम नहीं खाएंगे, हम 2 ही टाइम खाएंगे? क्या मजे में बोल रहे थे? नहीं। देश में अकाल पड़ गया, अकाल और भूखमरी जैसा स्थिति आ गया है, अन्न नहीं है, विदेशी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, और मिल भी पा रहा है तो उतना पैसा नहीं कि हम खरीद पाए।
तो अब 3 टाइम ना खा के 2 टाइम खाएंगे। प्रधानमंत्री खुद अपने ऑफिस में बैल चला के खेत जोत रहे हैं। वो आज आप देखते हैं ना, फूल पत्ती बहुत सारा राष्ट्रपति भवन के आसपास और प्रधानमंत्री भवन के आसपास, या सुप्रीम कोर्ट ही देख लो, बहुत सारा एकदम सजा सजा के रखा गया है ना। पहले ऐसा नहीं था, है ना। पहले तो शास्त्री जी खुद अपने प्रधानमंत्री ऑफिस में उन्होंने वहां आसपास के जो फील्ड थी वहां पे उन्होंने बैल चलाया था, है ना, खेत जोता, अन्न उगाया था। तो हमारे देश की स्थिति फटेहाल थी। तो हम कैसे बात कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल की, हम कैसे बात कर सकते हैं कि नहीं आपकी ये गलत है, हम कह ही नहीं सकते, खंडन होगा ही नहीं, रिसर्च होगा ही नहीं। वो तो थैंक्स टू नेहरू जी के कुछ उन्होंने कर दिया था जैसे तैसे में भी कि कुछ यूनिवर्सिटीज आ गई। अब देखो, अब यहां से जब देश आगे बढ़ते गया, जब निकलते गया, आपको पता है 1990 के आसपास हमारे देश में आर्थिक संकट आ गया था। तब तो बाद में एलपीजी हमें स्वीकार करना पड़ गया नरसिम्हा राव के सरकार में। याद रखना है, एलपीजी उस समय मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। तो एलपीजी को स्वीकार किया गया, है ना। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण हिंदी में इसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन ऐसा है। तो इसको एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि पहले पूरा खराब हो गया था, धीरे धीरे जब से देश आजाद हुआ तो क्रमागत रूप से धीरे धीरे चीजें बेहतर होना शुरू हो गई। और धीरे 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 बेहतर होते 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 क्रमागत रूप से जब हम जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं तो अप ट्रेंड आपको दिखेगा हमारे देश की जीडीपी में। जब से अंग्रेज गए हैं तब से अप ट्रेंड है, मतलब कब थोड़ा सा नीचे गया फिर उठा, फिर थोड़ा सा नीचे गया फिर उठा। अब देखो इसको अप ट्रेंड किसको बोलते हैं? ऐसा शेयर है, कोई ग्राफ है, ऐसा चला, ऐसे नीचे आ रहा है, अब देखो ऐसे जा रहा है ना, तो ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया नीचे, ऐसा। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये आगे ही बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखो अप ट्रेंड है कि नहीं, ये इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। तो हमारे देश की जीडीपी आगे बढ़ती गई। तो अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि विदेश में अगर कुछ चल रहा है और भारत में वो चीजें खुदाई मिल गई या किसी साक्ष्य मिल गया हमको, तो हम उसका चैलेंज कर रहे हैं, रिसर्च हो रहा है, अब पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, है ना। तो अब हम चैलेंज करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन पे तो चैलेंज, ऐसा कुछ बातें पे अभी चैलेंज नहीं हुआ, लेकिन अब सब किसी को मन में है कि ये हमारा है, तो हम क्यों अरिस्टोटल को आगे बढ़े। तो एक्चुअल में जब गोल्डन मीन आ जाएगा, कॉपीराइट जैसा शब्द के साथ अगर आ जाए कि हाँ गोल्डन मीन किसका है, तो अरिस्टोटल हम मारते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, संभवतः नहीं आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो मध्यम मार्ग है वो गौतम बुद्ध ने सबसे पहली बार दिया था, बुद्ध, है ना। और आज देखो आज की जो सरकार है वो कैसे बुद्ध को आगे बढ़ा रही है। हम युद्ध नहीं बुद्ध की बात कर रहे हैं है ना। ये अच्छी भी चीज है, दुनिया को आगे बढ़ने के लिए बुद्ध की जरूरत है, युद्ध की जरूरत है ही नहीं। गांधी और बुद्ध को आगे बढ़ाना, ऐसे कंसेप्ट चल रहे हैं। तो ये जो मिडिल पाथ है वो बुद्ध का देन है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात किया था सबसे पहली बार। अगर अपने ग्रंथों में जो पर्याप्त साक्ष्य है उसके आधार पर देखें तो मध्यम मार्ग सबसे पहले कहां आया है? बुद्ध के पास। और बुद्ध के बाद अगर हम यूनान में चले जाएं तो अरिस्टोटल, ये सारे लोगों का अगर टाइम पीरियड देख लें तो बुद्ध तो बहुत पहले के हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, और अरिस्टोटल ले गए तो 36 शताब्दी के बाद के हैं। आपको पता है ना, अरिस्टोटल से पहले जो प्लेटो था उसका कितना था? 427 था ना, 427 ईसा पूर्व, है ना। तो ये तो 6ठी शताब्दी के बाद की घटना, और उसके बाद प्लेटो आया है। तो बुद्ध जो है सबसे पहले बार मध्यम मार्ग की बात कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक, याद रहेगा, समझ में आ गया? बता दीजिए एक बार। ओके, तो हम लोग इसके बारे में भी समझ लिए। तो एक दो क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी पूछ लेता हूं, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दे देना। आप ये बताइए कि हमारे देश में सबसे पहले गोल्डन मीन, यानी गोल्डन मीन तो सब प्रयोग करना ज्यादा उचित नहीं है, मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग की बात करें तो किस दार्शनिक के पास मिलेगा या किस फिलोसफर के साथ उसको जोड़ के देखेंगे? एरिस्टोटल। भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं, भारतीय दर्शन। गोल्डन मीन या मिडिल पाथ अगर भारतीय दर्शन में पूछ लिया जाए तो हम उसका आंसर क्या बोलेंगे? गौतम बुद्ध, है ना।
लेकिन अगर डायरेक्ट गोल्डन मीन पूछ लिया जाए तो अरिस्टोटल मारते हैं। ठीक, ये चीजें याद रहेगी। दूसरा बता दीजिए, कोल्ड वॉर जब हुआ था तो उसमें किस दो विचारधाराओं के बीच द्वंद्व हुआ था? किस दो विचारधाराओं के बीच कॉन्ट्राडिक्शन था, या किस दो विचारधाराओं के बीच युद्ध था? सोशलिज्म और लिबरलिज्म। हाँ, ये हम लोगों ने बहुत चर्चा कर ली और आपको भी थोड़ा मोड़ा हवा लगा होगा, पहले से आपने पढ़ा हुआ है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने इस पे बात कर ली। उदारवाद में किस बात पे फोकस किया जाता है, समानता पे या स्वतंत्रता पे? इंडिपेंडेंस। हाँ, समानता या स्वतंत्रता, इंग्लिश में बोल देते हैं लिबर्टी या इक्वालिटी। लिबर्टी। लिबर्टी पे बात किया जाता है। लिबर्टी जो है ना वो हार्ट है, इसको ध्यान रखना है। और ये इसलिए, ये किसके विरोध में आया था? डार्क एज के विरोध में। राइज ऑफ लिबरलिज्म में क्या क्या रखेंगे? रेनेसा रखेंगे, रिलीजियस रिफॉर्म रखेंगे और एनलाइटमेंट एरा, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, प्रबोधन काल। ये तीन चीजें राइज ऑफ लिबरलिज्म में आएगी। और राइज ऑफ लिबरलिज्म में जो भी विचारें उत्पन्न हुई उन सबको एक सेट ऑफ आइडियाज, एक विचारों का समूह बन गया। ये नाम दे दिया गया कि ये उदारवाद है। ये उदारवाद है। इसका जो तत्व है वो सोफिस्टों के विचार में भी था, है ना। लेकिन आधुनिक रूप में हम देखें, सोफिस्टों के साथ नहीं जाए, अगर आधुनिक रूप में देखें तो ये डार्क एज के खिलाफत में आया था, एगेंस्ट में आया था। और इस लिबरलिज्म में कहा गया कि व्यक्ति जो है वो क्या है? रेशनल है, यानी तर्कशील है, विवेकशील है, व्यक्ति रेशनल है। ठीक, अगर हम इस उदारवाद की, हम लोगों ने धारा की बात किया था पिछले क्लास में, तो हम लोग धारा में हमने क्या क्या देखा था? एक क्लासिकल था, क्लासिकल के बाद मॉडर्न था, मॉडर्न लिबरलिज्म था, और एक था कंटेम्पररी। अच्छा, कोई ये बताएगा कि क्लासिकल लिबरलिज्म में किस बातों पे ध्यान दिया गया था, किस चीजों का वो समर्थन किया था? क्लासिकल लिबरलिज्म किस किस चीजों का समर्थन किया था, बताइए। शालिनी आप बताओ कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म था वो किस चीजों का समर्थन किया था, सपोर्ट किया था, किस चीजों का सपोर्ट किया था? याद नहीं आ रहा सही। चलिए एक बार मैं आप लोग को ध्यान दिला देता हूं। देखिए, चीजें पढ़नी है। अगर आपको थोड़ा देखो, ये जो चीजें है ना, इसका जो ड्राइव है, आप देखना बेसिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसमें खोलना, आपको हिंदी में मिल जाएगा। कुछ शॉर्ट में दिया गया है, सारे उदारवाद, समाजवादी, सबको शॉर्ट में दिया गया है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और उसमें मैंने एस.एल. वर्मा और उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत क्या है वो पीडीएफ पूरा है ना। तो ये दो अलग है, और एक पीडीएफ है जो नोट्स है, तो उसमें आपको ये बेसिक चीजें आपको मिल जाएगी, वहां पे ये है, हो जाएगा तो और आसान हो जाएगा। बाकी मैं बार बार करा दूंगा तो बहुत दिक्कत नहीं होगा, याद हो जाएगा। क्लासिकल लिबरलिज्म में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, सपोर्ट किस चीजों का ये करता है। तो क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, आप लिख लेना शालिनी अभी थोड़ा सा की पॉइंट करके, कि किस चीज का समर्थन करता है। गीतांजलि ध्यान देना, समर्थन यानी सपोर्ट, किस चीजों को ये मानता है। तो किसको मानता है भाई? ये मानता है फुल फ्लेज लिबर्टी, फुल फ्लेज लिबर्टी, अबाध स्वतंत्रता। किस चीज का सपोर्ट करता है? ये फुल फ्लेज लिबर्टी को सपोर्ट करता है कि हमको कोई रोक टोक ही नहीं चाहिए, पूरा फ्रीडम चाहिए, फुल फ्लेज। तो इसमें फुल फ्लेज लिबर्टी, ये एक हो गया बात, फुल फ्लेज लिबर्टी। दूसरा, हिंदी में हम लिखे हैं अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप मतलब लेजे फेयर, लेजेज फेयर का ये सपोर्ट करता है। लेजेज फेयर मतलब क्या होता है? अहस्तक्षेप। एडम स्मिथ का ये शब्द है लेजेज फेयर, याद रखना। तो जो लेजेज फेयर है, एडम स्मिथ ने दिया है, तो लेजेज फेयर का ये समर्थन करता है क्लासिकल लिबरलिज्म। लेजेज फेयर क्या है भाई? लेजेज फेयर है कि राज्य को व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करना, ये आर्थिक है। इस पर हम लोग और चर्चा कर लेंगे, अभी हम केवल पॉइंट्स देख लेते हैं। तो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो अबाध स्वतंत्रता, अबाध फुल फ्लेज स्वतंत्रता की बात, फुल फ्लेज लिबर्टी की बात करता है।
उसके बाद हस्तक्षेप की बात करता है, और क्या बात करेगा, और बात करता है रात्रि प्रहरी राज। रात्रि प्रहरी राज हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नाइट वॉचमैन, वॉचमैन स्टेट, नाइट वॉचमैन स्टेट। व्यक्ति को फुल फ्लेज फ्रीडम कब मिलेगा, जब राज का काम केवल वॉचमैन की तरह रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है, बस देखना है कि कुत्ता होता ना है, बस वो थोड़ी कहेगा भाई तुम जाओगे इतना बजे फिर आ जाना इतना बजे, तब फिर फुल फ्लेज फ्रीडम कहां मिल रहा है भाई। आप सोचो ना, आपका गेटमैन जो है उसको क्या अधिकार दिया आपने, सिक्योरिटी, कि बस भाई तुमको सिक्योरिटी देखना है। यही तो है रात्रि प्रहरी राज। प्रहरी मतलब क्या होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड, आप ऐसे समझे, एग्जांपल ले लेते हैं, आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, है ना, या नहीं रहते ऐसी स्थिति में, तो आप कोई अपार्टमेंट सोच ले, वहां पे गेट पे कोई गेटमैन है, उसका काम क्या है, बस कुत्ता है हरका दे, अननोन लोग आए उसको एंट्री ना दे। लेकिन आप अगर हैं जो जान रहा है कि आप यहीं के हैं और इसमें रहते हैं, तो जैसे आएगा गेट खोल देगा। क्या उसको कहना भी पड़ता है कि गेट खोलो, वो बोलता है नहीं पास दीजिए, फिर बोलता है कब आइएगा, पूछता है क्या, नहीं पूछता। जब ऐसा ही पूछने लगे फिर फुल फ्लेज फ्रीडम कहां रहेगी, है ना। तो फुल फ्लेज फ्रीडम की बात करता है क्लासिकल, उसके बाद लेजेस फेयर की बात करता है, हस्तक्षेप की बात करता है, नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करता है, रात्रि प्रहरी राज की बात करता है, और एक और बात करता है, और ये बात करता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इसको बोलते हैं, ये इसका समर्थन करता है। इसी बात को दूसरे भाषा में, मतलब दूसरे शब्दों में कह, भाषा तो नहीं कहेंगे, मतलब इसी बात को दूसरे शब्द में हमने लिख दिया, दूसरे शब्द में हमने लिख दिया, ये जो नाइट वॉचमैन स्टेट होता है उसी को बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टेट। यानी इस जो राज्य है उसका काम क्या है, केवल लॉ और ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, लॉ और ऑर्डर मेंटेन हो जाए, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है। तुमको भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कल्याण के नाम जुबा पे भी ना लाना। ये कौन बोलता है, क्लासिकल लिबरलिज्म में ये बातें थी। क्यों भाई, ऐसा क्यों आया, ऐसा इसलिए आया कि ये सारे जो लोग हैं, अरे डार्क एज से बाहर तो निकाले हैं लोगों को, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल था पूरा, चर्च का, पादरी का, पोप का, व्यक्ति स्वतंत्र ही नहीं था, है ना। तो उदारवाद ने दो चीजों का खोज किया है, दो चीजों का खोज किया है। खोज किसका किया भाई, मानव का खोज किया है, मानव का खोज किया है, और दुनिया का खोज किया है। अब कहेंगे मानव कहां खो गया था, खोज कैसे, मानव, हाँ मानव खो गया था, कहां खो गया था, रूढ़ियों में, परंपराओं में, चर्च के नियमों में, धार्मिक रूढ़ियों में मानव खो गया था, खत्म हो गया था। मानव के शोपन खत्म हो गए थे, उसके स्वतंत्र विचार नहीं थे, मानव खत्म ही तो था, खोजा ही तो गया है। तो कहा जाता है कि उदारवाद ने दो चीजों का खोज किया है, मानव का खोज किया है, व्यक्तिवाद आया है, और दुनिया का खोज किया। दुनिया का कैसे खोज हुआ भाई, दुनिया का खोज ऐसे हुआ, अच्छा इसके लिए आपको और चर्चा करनी पड़ेगी। फिर जब डार्क एज था ना, डार्क एज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आप आओगे यहां तो एमए में पढ़ोगे। डार्क एज, डार्क एज में चलता था थियरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स, यानी थियरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स। बताओगे क्या कोई, स्वॉर्ड्स का हिंदी क्या होता है, SWARDS, स्वॉर्ड्स। थियरी ऑफ या डॉक्ट्रिन ऑफ, थियरी ऑफ टू मतलब दो, थियरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स। कोई गूगल नहीं करेगा, डायरेक्ट पता हो तो बताओ, अदरवाइज मैं बता रहा हूं। थियरी ऑफ या डॉक्ट्रिन ऑफ टू स्वॉर्ड्स, कोई बताएगा, स्वॉर्ड्स मतलब क्या होता है, तलवार जैसा कुछ, हाँ तलवार ही होता है, थियरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स। तो अब आपको याद रखना है, डार्क एज जब चल रहा था ना, तो थियरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टू स्वॉर्ड्स। थियरी के स्थान पर डॉक्ट्रिन लगा देते हैं, शब्द बदलता है, बात वही है। थियरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स कह लो, या डॉक्ट्रिन ऑफ टू स्वॉर्ड्स कह लो, या कह दो दो तलवारों का सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलेंगे, दो तलवारों का सिद्धांत, है ना। तो डार्क एज में चल रहा था दो तलवारों का सिद्धांत। अभी दो तलवार क्या हो गए, ऐसे सुनने में लगता है दो तलवार, दो तलवार का मतलब क्या था, ऐसे कहा जा रहा था डार्क एज में, धार्मिक रूप से व्याख्या किया गया था कि भगवान ने
जो सृष्टि का जो कंट्रोल करने की बात किया गया है, भगवान ने 2 तलवार दिए हैं। एक तलवार सौंप दिए हैं पादरी को, चर्च के हवाले, चर्च में है, और एक तलवार सौंप दिए हैं राजा को। तो ये जो तलवार है ये शासन करने का प्रतीक है, प्रतीकात्मक रूप में। अच्छा देखो, भगवान यहां गए कि नहीं? अब भगवान किससे जुड़े हैं? धर्म से। तो व्याख्या हो गई धर्म, धार्मिक रूप से। राज्य के सिद्धांत और इस दुनिया के संचालन के लिए धार्मिक रूप दे दिया गया है। थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स है कि भगवान ने 2 तलवार दिए हैं, एक तलवार दे दिए हैं चर्च को और एक तलवार दे दिए हैं राज्य को। चर्च को नियंत्रण करना है, फिर राज को नियंत्रण करना है। कुछ चीजें राजा नियंत्रण करेगा, कुछ चीजें पादरी नियंत्रण करेगा, नहीं पोप, और कुछ चीजें राजा नियंत्रण करेगा, है ना? बराबरी की बात होगी। अब बीच बीच में टकराव हो जाता था, है ना? इसमें टकराव हो जाता। इससे भी पहले अगर देखें, इससे भी अगर पहले देखें तो केवल और केवल दैवीय सिद्धांत जब था तो डार्क एज में ये राजा ही इंपॉर्टेंट, सॉरी ये पोप ही इंपॉर्टेंट था। हर चीज का निर्धारण पोप करता था। लेकिन फिर भी डार्क एज के अंतिम समय तक पोप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में था। आज तो कोई नहीं पूछता, है ना? हालांकि उसकी मतलब जैसे आज हमारे अगर कोई हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से, अपनी धर्म मान ले, तो उसमें हम पंडित जी को कितना तवज्जो देते हैं, उतना ही उनको भी अब मिलता है। अब 1 नंबर पे कौन आ गया है? राज। किसी भी देश की जो स्टेट है, स्टेट के पास सुप्रीम पावर चला गया, टोटल पावर चला गया है। लेकिन पहले क्या चल रहा था डार्क एज में? थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स चल रहा था। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ टू स्वॉर्ड्स डार्क एज में चल रहा था, और इसका ये कंसेप्ट था कि एक तलवार राजा के हाथ में है और एक तलवार भगवान ने किसको दिया है? पोप को दिया है। किस लिए? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसको कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया को चलाएंगे, इनके पास शक्तियां हैं। कभी कभी टकरा जाते थे, ऐसा भी हो रहा था, है ना? अब देखिए दूसरी बात, तो अच्छा इस बात को तो स्पष्ट हो गई ना कि थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स में आज की तुलना में, वर्तमान जो स्थिति है, आज की तुलना में जो स्टेट का जो सिचुएशन था या जो स्टेट का जो स्टेटस था वो कमजोर था, वीक था या नहीं था? बस इतना बता दो। जब थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स चल रहा था तो राज्य आज की तुलना में कमजोर था या नहीं? बताइए। था। इसलिए था क्योंकि शक्तियां विभाजित हो गई है। दूसरा बात देते हैं, इसको हम लोग अगर हम धर्म या पोप मान लेते हैं और इसको हम किंग मान लेते हैं, राजा मान लेते हैं। अब देखिए राजा जो है, आपको पता है जब चल रहा था ये डार्क एज, आज से मतलब 5 से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में ये चल रहा था। आप ये बताइए इस समय इस जो पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो क्या था? एग्रीकल्चर बेस्ड था या इंडस्ट्रियलाइज्ड बेस्ड था? इंडस्ट्री बेस्ड था। कौन सा बेस्ड था, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री? जल्दी से इस समय पीरियड में आपको क्या लगता है जो इकोनॉमिक सिस्टम? एग्रीकल्चर था। गुड। जब एग्रीकल्चर बेस रहेगा, आपने ये सुना होगा फ्यूडल लॉर्ड्स, है ना, सामंत। तो आपने सामंतों का नाम सुना कि हमारे पहले यहां सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, जमीन का मालिक फ्यूडल लॉर्ड्स, जमींदार, है ना, ऐसी व्यवस्था थी। होता इसमें क्या था कि जमीन का टुकड़ा है, यहां पे जमीन के टुकड़ा पे राजा ने क्या कर दिया है, जमीन का भूभाग दे दिया है फ्यूडल लॉर्ड्स को। ऐसे दान में नहीं दे दिया है, उसने चुकाया होगा संपत्ति या फिर जैसे तैसे, मतलब इतना समझे कि कोई किसी को संपत्ति यूं ही नहीं दे देता, पर है। फ्यूडल सिस्टम जब चल रहा था, सामंती व्यवस्था चल रहा था, तो ये पूरे राज्य का जो भूमि था वो अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स के पास था। सारा भूमि अलग अलग लोगों के पास था, है ना, अलग अलग जमींदारों के पास था। आप ऐसे समझे, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, अलग अलग लोगों के पास था। तो ये सारा जो जमीन था अलग अलग लोगों के, अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स थे। ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे, फिर ये जमीन को छोटे छोटे किसानों को दे देते थे या फिर उससे काम करवाते थे, यहां पे रह के छोटे किसानों को दे देते थे। ये किसान यहाँ पे
एक खेती करता था, उत्पादन होता था। ये जो सामंत थे, अगर वो नहीं देते थे उत्पादन, तो वो सेना भेज देता था। अंग्रेजों का स्थिति आप सोच सकते हो थोड़ा, कि घोड़ा पर दौड़ते दौड़ते जाएगा, उसको पकड़ के लाएगा बांध के। ऐसी स्थिति, बड़ा मतलब बुरा स्थिति था किसानों की। उसके बाद क्या हुआ, क्या होता था कि उसको पकड़ा जाता था, पीटा जाता था, अपहरण कर लिए, मतलब उसको अलग काम में लगाकर गजब शोषण होता था। अभी फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करता था, ये सारे जगहों से, अपने इलाका के सभी जगहों से टैक्स वसूलता था। टैक्स के रूप में वो जो भी ले सकता था, अन्न का भाग ले लिया या पैसा ले लिया, जो भी ले लिया, टैक्स कलेक्शन करता था फ्यूडल लॉर्ड्स। उसके बाद ये सब क्या करते थे, फिर राजा को देते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स फिर किसको देते थे, राजा को। अब इसमें जो भी राजा की जहां भी हेड क्वार्टर है, फिर वो यहां पहुंचा देते थे। अब ये राजा जो है, राजा जी के पास सारा संपत्ति आ गया। अच्छा बताओ, क्या फ्यूडल लॉर्ड्स 100% दे देगा का? नहीं। किसानों से जो लिया उसमें से राजा ने निर्धारित किया होगा कि तुम्हें हमें इतना देना होगा, तो वो उतना दे देते थे, है ना। तो सारे लोग उसको दे देते थे, उसके बाद टैक्स कलेक्शन हो जाता था, फिर उससे राज्य चलती थी। अब देखो, एक साइड में तो पोप पूरा आधा ले लिया है शक्ति, दूसरे साइड में राजा है। राजा की भी शक्तियां बढ़ चुकी हैं, किस में, सामंतों में, फ्यूडल लॉर्ड्स में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजा निर्भर था, डिपेंडेंट था, किंग वॉज डिपेंडेंट ऑन फ्यूडल लॉर्ड्स, वो सामंतों पे निर्भर थे। आपको मैं बता दूं, सामंतों के बाद खुद की सेना हुआ करती थी, कभी कभी तो राजा से टकरा जाते थे हाँ, कभी कभी राजा से टकरा जाते थे। तो अब ऐसी स्थिति है, तो आप ये कल्पना कर सकते हैं, यू कैन एज्यूम कि राजा की स्थिति कैसी होगी, है ना। राजा की स्थिति कैसी होगी। आपको नहीं लगता आज की तुलना में राज्य बहुत ही ज्यादा कमजोर था, बहुत ही ज्यादा कमजोर था, है ना, बहुत ही ज्यादा कमजोर था। तो ये सब कब चल रहा था, डार्क एज में। डार्क एज में याद रहेगा, डार्क एज में थियरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स, डॉक्ट्रिन ऑफ टू स्वॉर्ड्स चल रहा था। भगवान ने दो तलवार, एक पोप को एक राजा को दे दिए हैं। राजा भी डिपेंडेंट था किस पे, फ्यूडल लॉर्ड्स पे, सामंतों पे निर्भर था। सामंत भी राजा से कभी कभी टकरा जाते थे, ऐसा भी होता था। अब ऐसे केस में स्थिति बड़ा खराब है, राजनैतिक रूप से तो संगठित ही नहीं है अगर देखें तो ये व्यवस्था थी उस समय, राजा बहुत कमजोर था। अब ये जो उदारवाद आया, रेनेसा, रिलीजियस रिफॉर्म और एनलाइटमेंट एरा को बेस बना के राइज किया लिबरलिज्म। और जब लिबरलिज्म जब राइज किया तो कलेक्शन हुआ, तो यहां ये स्थिति कैसे आ सकती है कि राज्य का काम है लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट चेंज हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि डार्क एज खत्म हुआ, तो ही थियरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स खत्म हो गई, थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स नहीं रही। मॉडर्न एरा में थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स का कोई अस्तित्व नहीं रहा। यानी कि धार्मिक ये जो पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और एनलाइटमेंट एरा में स्पष्ट हो गया कि पोप का कोई अस्तित्व नहीं। अब सारी शक्तियां राजा को सौंप दी गई, सारी शक्तियां कहां सौंप दी गई, राजा को सौंप दी गई। यानी ये अधिकार राजा के पास ट्रांसफर हो गए, और राज्य की जो शक्तियां थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, और पोप की शक्तियां बहुत ही छोटी हो गई। कैसे, आज का परिप्रेक्ष्य देखिएगा। आपने वेटिकन सिटी का नाम सुना होगा, बताओ गीतांजलि, सुने हो क्या वेटिकन सिटी? वेटिकन सिटी कौन नाम सुना इसका? हाँ सर, सुने हैं। वेटिकन सिटी को ख्याति प्राप्त है किस चीज का? विश्व का सबसे छोटा देश, है ना। विश्व की, यूरोप में पड़ता है वो। हाँ, यूरोप में पड़ता है। विश्व की सबसे छोटा देश, है ना। देश को हम यहाँ राज्य मान ले रहे हैं। हाँ। यानी ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट, है ना, द स्मॉलेस्ट स्टेट है। कौन? वेटिकन सिटी। यहां तक कहते हैं कि 2-4 घंटे में
पैदल पार कर जाते हैं। मैं तो कभी गया नहीं, किताबों में मैं पढ़ा हूं, इतना छोटा है कि लोग पैदल ही क्रॉस कर जाते हैं। आप ऐसे समझे कि आज जो हमारी सिटी है उससे भी छोटा है। इट वेटिकन सिटी इसको बोलते हैं, वेटिकन सिटी इसको बोलते हैं ना। ये इतना छोटा कि इसको लोग पैदल ही पार कर जाए, इतना छोटा है। ठीक, अब आगे सुनिए। इटली की राजधानी है रोम, इटली की राजधानी है रोम। जैसे भारत की राजधानी कहां है? नई दिल्ली, नई दिल्ली। तो दिल्ली आपको पता है, एक लोकेशन आपको दिखता है ना। भारत की जो मैप जब आप देखते हैं, भारत की जब मैप आप देखते हैं तो इस मैप के लोकेशन में आपको पता है यहां दिल्ली आपको दिखता है। तो जो दिल्ली है एक शहर है। इसी तरह से इटली की राजधानी है रोम। तो रोम क्या है? कैपिटल है, बड़ा शहर है। इस रोम के अंदर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। अब कहोगे कि इटली तो खुद देश है, देश के अंदर शहर है रोम, और रोम के अंदर फिर वेटिकन सिटी कैसे देश हो गया भाई? इसको मान्यता प्राप्त है ना। वेटिकन सिटी बड़ा छोटा देश है। और आपको मैं बता दूं, ये जो वेटिकन सिटी है ना, ऐसे हम बोल रहे हैं वेटिकन सिटी, यहीं पे पोप रहता था। ये डार्क एज और ये सब जो समय मैं आपको बताया, ये पोप कहां रहता था भाई? ये हवा में तो रहता नहीं होगा। तो ये था कहां? ये वेटिकन सिटी यानी इटली में ही था। इटली की राजधानी रोम, और रोम में अब दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में जाओगे तो लाल किला है, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं, है ना। कुतुब मीनार भी है, हम तो देखे भी हैं। तो अब इसी तरह से रोम में अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीजें थी। तो वहीं एक जगह था जहां पोप रहा करता था और पूरी कंट्रोल करता था यूरोप को। उस समय उसकी क्षेत्र बहुत कंट्रोल सीमित नहीं थी, पूरा दुनिया ही उसका था। आप ऐसे समझे, तो पूरी दुनिया पे उसका कंट्रोल था। लेकिन जब ये स्टेट बने, आज के आधुनिक स्टेट बने हैं, तो धीरे धीरे जब ये पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन, प्रबोधन काल, ये सब जब आए ना, तो थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स खत्म हो गई। लोगों ने मानना छोड़ दिया, पोप की अवहेलना करना शुरू कर दिया। धार्मिक परंपराएं थी उसको लोगों ने अवहेलना करना शुरू कर दिया। अब मानेगा ही नहीं कोई, तो फिर कैसे? तो ये धीरे धीरे शक्तियां खत्म हो गई। तो खत्म हो गई तो आप सोचिए, ये पोप जो होता है वो ईसाई धर्म का होता है? सबसे बड़ा धर्माधिकारी होता है, सबसे बड़ा धर्म का अधिकारी है वो पोप। और यूरोप जो है वो ईसाई धर्म से भरा पड़ा है। तो आपको पता है धार्मिक एक होती है ना कि हमें मानना होता है, बहुत सारे लोगों की आस्था होती है। तब ऐसे में उसको मिटा देना कि इसने बड़ा दुनिया में तहलका मचाया, बड़ा शोषण किया है, तो ये ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग मानते हैं, उनकी आस्थाएं उससे जुड़ी हुई है। तो इसलिए इसको क्या किया गया है, एक एरिया को डिफाइन कर दिया गया कि भाई इतना एरिया जो है वेटिकन सिटी के नाम से रहेगा, यहीं पोप साहब रहते हैं, जिसको जाना हुआ जा सकता है, आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले था चूंकि रोम में, तो रोम में ही ये है। तो अब एक मतलब सीमित क्षेत्रों में है। अब अगर आप इसका मतलब एरिया आप हमसे पूछ लें तो मैं क्या बोल दूंगा, 100 एकड़ है मात्र, 100 एकड़, 100 एकड़। क्या किसी को पता है 1 एकड़ में कितना कट्ठा होता है? लगभग 27 कट्ठा होता है। अब कहोगे ये कहां से आ गया? तो अब ज्यादा दुख ना हो, एकदम आसानी रहो। बीएचयू का कैंपस जो है ना, बीएचयू का जो कैंपस है ना, वो 1300 एकड़ में फैला है। बीएचयू का कितना एकड़ में? 1300 एकड़ बीएचयू का कैंपस। तो बीएचयू का 1300 एकड़ में कैंपस फैला है। और ये जो पूरी दुनिया पे राज जिनकी थी वो कहां सिमट गए हैं? 100 एकड़ में। और इस वेटिकन सिटी की जनसंख्या आप हमसे पूछ लो तो 600 मात्र जनसंख्या है, केवल 600। और वेटिकन सिटी की जो ईसाई धर्म को, माने ईसाई धर्म को इनका आधिकारिक धर्म है। और कोई देश कभी लड़ाई झगड़ा होगा तो इस एरिया पे हमला नहीं करेगा, ऐसा मान्यता है, नहीं करना है। ठीक, क्योंकि ये इसको एक स्वतंत्र, एक संप्रभु, ऐसे तो कहना ठीक नहीं है। आप इतना माने कि इसको एक दर्जा दे दिया गया कि भाई एक छोटा दुनिया का देश है, सबसे छोटा देश है, जो कि रोम में है। ठीक, समझ में आया?
तो आप देख रहे हो, इससे हमें क्या पता चलता है, दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। फिर बात आ जाती है, अभी हम लोग बात कर रहे थे पोस्ट मॉडर्निस्ट की, उत्तर आधुनिकतावादी की। उत्तर आधुनिकतावादी कहते हैं कि सब कुछ सापेक्ष है, समय के अनुसार है, काल के अनुसार है, परिस्थितियों के अनुसार है, यानी कि समय के अनुसार बदल जाएगा, व्यक्ति के अनुसार बदल जाएगा, परिस्थितियों के अनुसार बदल जाएगा, है ना। तो ये आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें समय सापेक्ष होती है, कुछ व्यक्ति सापेक्ष होता है, कुछ स्थान सापेक्ष होता है, पोस्ट मॉडर्निस्ट मानते हैं, ठीक। उत्तर आधुनिकतावादी मानते हैं, पहले सोफिस्ट मानते थे इस बात को। तो परमानेंट कुछ नहीं, बदलता बहुत कुछ है। अब देखो, जो पूरी दुनिया में जिसकी डंका बजती थी वो सिमट गया है कितना पे, मात्र 100 एकड़ में। और ये कांड किया कौन है, ये कांड किया है लिबरलिज्म, सिमटा दिया कहां तक, यहां। अब एक और उदाहरण देते हैं। आपको पता है जब इंग्लैंड चल रहा था, अपने फॉर्म में था, कहा जाता है कि ब्रिटिश जो ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन में कभी सूर्योदय, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कहा जाता है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटेन है उसमें सूर्यास्त कभी नहीं होता, सनसेट नहीं होता, हमेशा सनराइज रहता है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे भागों पे उसके अधिकार थे, कंट्रोल थे, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट कंट्रोल थे, यानी बहुत सारे उसने कॉलोनीज बना रखी थी। तो किसी न किसी स्थान पे कभी ना कभी सूरज रहता ही रहता था। तो ब्रिटिश काल में सूरज अस्त नहीं होते थे, हमेशा सनराइज रहता, माने उसके भूभाग में देखो तो कहीं ना कहीं सूरज रहता ही रहता था। इसलिए क्या कहते हैं कि सूरज कभी अस्त नहीं हुआ, ब्रिटिश काल में अस्त नहीं होता था। लेकिन आज देखो, वो ऐसे अस्त हुए कि आज हमारे देश में आप किसी पार्टी फंक्शन में चल जाओ, शादी ब्याह में चल जाओ, तो उनके जो ड्रेस हैं वो बैंड बाजे वाले पहनते हैं। हाँ, पहले उसी को पहन के पूरा ये धुआं धुआं करते थे, आज वही ड्रेस कौन पहन रहा है, बैंड बाजे वाले पुपही बजाते हैं पहन के, हम लोग भी देखते हैं, वाह मजा आ रहा है। तो ये है, बहुत सारी चीजें समय सापेक्ष होती है, परमानेंट कुछ नहीं होता है। जीवन में हमें मोटिवेशन भी मिलता है इस बात से, लेकिन ये ऐतिहासिक साक्ष्य मैं आपको बता दिया, तो आपका जो मोटिवेशन और बढ़ जाना चाहिए इस बात को लेके, और पोस्ट मॉडर्निस्ट को कहना चाहिए हाँ चलो तुम लोग ठीक कर रहे हैं, हाँ, मैंने ये बात सही है, ज्यादा सही लग रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा भारी। जो अरिस्टोटल था वो क्या बोलता था, स्त्री और पुरुष समान ना है, पुरुषों के पास ज्यादा दिमाग होता है, वो एक्टिव होते हैं, बलशाली होते हैं, मतलब उसने कहा तर्क बुद्धि होता है उनको। ये खान सर बोलते हैं ना कभी कभी कि लड़कियों को बुद्धि नहीं होता है, दिमाग नहीं होता, तो खान सर को कहे दे कैसे कि वो अरिस्टोटल से प्रभावित है। अरिस्टोटल भी इस बात को मानता था, अरस्तु मानता था इस बात को कि महिलाओं के पास दिमाग नहीं होता, उनके पास रीजन नहीं होता, तर्क नहीं होता, इसलिए उनको राजनीति में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी स्त्री पुरुष में भेद करता है, डिफरेंट करता है, पुरुष अलग है और स्त्री अलग है, ये बात कौन मानता था, अरिस्टोटल। और आपको पता है पॉलिटिकल साइंस को तो फादर है, तो दुनिया में बहुत अपने बात फैला रखा है, तो बहुत दिनों तक ये बात मानी गई, क्या मानी गई कि स्त्री पुरुष समान ना है, दोनों में अंतर है। लेकिन आज हम नहीं मानते, हम तो कहते हैं क्या स्त्री पुरुष सब समान है, क्या दिक्कत, और प्रूफ भी हो गया आजकल। यानी कि ये कोई बातें कभी आज से कई वर्ष पहले जिसको सत्य माना जाता था, एब्सोल्यूट ट्रूथ माना जाता था, वो आज बदल चुका है, उसमें से कई चीजें बदल चुकी है ना। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, बदलते रहता है ना। तो इसी तरह से आप ये समझें, जब ये डार्क एज चल रहा था तो पोप साहब जो थे खूब इनका डंका था, थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स बाद में आया, फिर दो तलवार का सिद्धांत, ये थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स, दो तलवार का सिद्धांत चलने लगा। राजा बहुत शक्तियां उसकी संकुचित है, फ्यूडल लॉर्ड्स पर डिपेंडेंट है, फ्यूडल लॉर्ड्स जो कलेक्ट कर रहे हैं वो राजा को दे रहे हैं, राजा का व्यवस्था चल रहा है उसी से। लेकिन पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और एनलाइटमेंट एरा ने लोगों को इतना सशक्त बना दिया कि क्या हुआ कि लोग इस
पोप साहब की जो प्रथाएं थी उसका अवहेलना करने लगे। खुद मैं आपको बताया था ना, मार्टिन लूथर किंग ने, वो पादरी था पेशे से, और खुद उसने विरोध कर दिया कि ये पोंगापंथी है, कोई मतलब का नहीं है, कोई स्वर्ग और नरक नहीं, कोई किसी से बातचीत नहीं होता, ये खुद ऐसे ही अपने से लिख के दे देते हैं कि ये स्वर्ग पत्र हो गया, ये पाप मोचन पत्र हो गया, ईसा मसीह से बात हो गई है। क्या है ये सब? और बड़ा इसका विरोध होने लगा, और धीरे 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 करके ये जो पोप था उसकी शक्तियां समाप्त हो गई, और आज तो मानो कि लगभग, है ना। तो अगर हम बात करें कि पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और एनलाइटमेंट एरा ने इस दुनिया को दिया क्या है, तो क्या दिया? इसने राज्य दिया है, सिटी ये हम कहेंगे नेशन स्टेट, पहले सिटी स्टेट से अब नेशन स्टेट हो गए हैं, राष्ट्र राज का कंसेप्ट दिया है। मैकियावेली में सबसे पहली बार मिलता है राष्ट्र राज का कंसेप्ट। तो नेशन स्टेट आ गया, उसके बाद जो राज्य हुए वो संप्रभु हो गए, सारा कंट्रोल राज्य के पास आ गया। अब कहोगे ना सर, हम तो अभी पढ़े कि फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे उस पर डिपेंड था राजा, तो राजा कैसे संप्रभु हुआ? ये फ्यूडल लॉर्ड्स कभी कभी राजा के विरोध में आंदोलन कर दे रहे हैं, कैसे राजा संप्रभु हुआ? तो और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जब समय और थोड़ा आगे बढ़ने लगा, ये पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और ये एनलाइटमेंट एरा जो था, ये इस समय क्या हो रहा था? कृषि जा रहा था, व्यापार आ रहा था, व्यापार का राइज हो रहा था, मर्केंटिलिज्म आ रहा था, व्यापारवाद, वाणिज्यवाद ये आ रहा था। अब ये जो व्यापारवाद, वाणिज्यवाद आया, एक यहां से सामान उठाया वहां बेच दिया, वहां से उठाया वहां बेच दिया। ये वास्को डी गामा जो भारत आया था समुद्र के रास्ते, वो किस लिए आया था? वो थोड़ी यहां गुलाम बनाने आया था कि चलो चलो हम गोवा को गुलाम बना लेंगे ना। और इंग्लैंड से जो आए थे जो ब्रिटिश, वो थोड़ी आए थे कि चलो चलो भारत को गुलाम बना लेते, वो यही नहीं थे। वो किस लिए आए थे? व्यापार करने आए थे। क्योंकि उदारवाद ने दो चीजों का खोज कर दी है, एक तो खोज कर दी है मानव का, एक तो खोज कर दी है मानव का, और एक खोज कर दी है दुनिया का। ऐसी जो पहले पुरानी प्रथाएं थी, समुद्र की यात्रा नरक की यात्रा है, कोई समुद्र में ना जाए, अब ये सब चीजें पोंगापंथी थी, झूठ उठ की बातें थी, खत्म जब हो गया तो दुनिया की खोज होना शुरू हो गई, है ना। कोलंबस ने अमेरिका खोज दिया, जिसको कहा गया न्यू वर्ल्ड, है ना। वो तो 1492 में नया ही खोजा गया, उसके पहले तो कोई जान ही नहीं रहा था कि ये भी होता है कोई चीज, तो न्यू वर्ल्ड इसलिए नाम दिया गया। वास्को डी गामा भारत पहुंच गया, व्यापार होने लग गया। अब आपको मैं बताऊं, जब राजा के पास शक्तियां आई ना, और पोप साहब जब गायब हुए, तो राजा चूंकि फ्यूडल लॉर्ड्स पे डिपेंडेंट था, फ्यूडल लॉर्ड्स इसके अगेंस्ट आ जाते थे, तो राजा ने क्या किया, जो व्यापारी वर्ग था उसको सपोर्ट करना शुरू किया। उसने चाहा कि हम टैक्स का कलेक्शन कहां से कर लें? व्यापार से कर लें। ठीक भी था कि व्यापारी को आगे बढ़ाते हैं, वो व्यापार करेगा, दूसरे देश से व्यापार करेगा, तो हमको क्या होगा, वहां से टैक्स आ जाएगा, तो हम फ्यूडल लॉर्ड्स पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम सामंतों पे हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। अच्छा आप सुनो, 9th क्लास में जब हमने पढ़ा कि फर्स्ट चैप्टर है ना 9th क्लास की हिस्ट्री, उसमें आप क्या देखते हैं, फर्स्ट है होपफुली, तो उसमें आप क्या देखते हैं, फलना ने वहां खोज दिया, वहां के राजा ने उसको समर्थन किया, तो उसने नाव लेके चल दिया। आप इसे पढ़ेंगे तो हम भी कभी कभी सोचते थे ऐसे कैसे हो सकता है, राजा जो है वहां की रानी थी वो सपोर्ट कर रही है नाविकों की, ऐसे कैसे हो सकता है? कभी कभी तालमेल नहीं बैठता था, लेकिन अब बुझा रहा है मतलब कई वर्ष लग गए इसको समझने में। क्या लगा, क्या समझ में आया कि राजा जो है फ्यूडल लॉर्ड्स पे डिपेंडेंट था, अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए वो व्यापारी वर्ग को बढ़ाना शुरू कर दिया है। व्यापार को बढ़ा रहा है, किस लिए भाई? ताकि डिपेंडेंट कम हो जाए फ्यूडल लॉर्ड्स पे, और वहां से टैक्स का कलेक्शन हो जाए तो हम देश को चला सके और मजबूत हो सके। तो व्यापार करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं, अच्छा आप ही एक बार सोच लो थोड़ा, जब वास्को डी गामा यहां व्यापार करने आया था, अंग्रेज यहां व्यापार करने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आ गई,
तो उसके बाद सेना कहां से आ गई भाई? क्या आज टाटा ग्रुप के पास सेना है क्या? क्या रिलायंस ग्रुप के पास आर्मी है, सेना है? बताओ, किसी को नहीं है। हम सबको पता है, जग जाहिर है। टाटा ग्रुप के पास इतना बड़ा टाटा ग्रुप है, क्या उसके पास सेना है? सिक्योरिटी गार्ड है वो। क्या उनको ट्रेनिंग दिया गया है बम बारूद चलाने का? नहीं, वो तो सिविलियंस को मार भी नहीं सकते। तो फिर बात आती है कि ब्रिटिश जो आए और ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये इतना एथी कर लिए, सारा कंट्रोल कर लिए, इतना सेना आर्मी कैसे, क्या हुआ? सेना आर्मी मतलब समझ रहे हैं ना, ब्रिटिश आए, व्यापारी आए, और यहाँ जो बिजनेस हो रहा था, कलेक्शन दे रहे हैं अपने राजा को, और यहाँ अलग अलग हमारे देश में राज्य थे, है ना, उस समय का हम उनको देश माने, संप्रभु राज्य माने। तो ये जो संप्रभु स्टेट थे उससे टकरा जाते थे और लड़ जाते थे और जीत भी जाते थे। कैसे जीत जाएंगे भाई? सिक्योरिटी गार्ड जीत जाएगा? नहीं जीतेगा। कैसे जीत जाएगा सिक्योरिटी गार्ड? उससे लड़ने के लिए एक स्किल्ड आर्मी चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये आती आर्मी कहां से है? तो मैं आपको बताऊं, ये सपोर्ट किया राजा ने, रानी ने सपोर्ट किया कि वहां से उन्होंने आर्मी तक, सेना तक, सैनिक तक मुहैया कराए। किस लिए? कि जो हमारा व्यापार है वो आगे बढ़े, कोई दिक्कत ना आए और टैक्स का कलेक्शन खूब हो और हम मजबूत हो जाए। तो ये व्यापारी को सैनिक तक मुहैया कराया राजा लोगों ने। और जब राजा के पास शक्तियां आ गई, टैक्स का कलेक्शन आ गया, लगा कि अब ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स है उनको दबाया जा सकता है, धीरे धीरे एग्रीकल्चर कम होने लगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो फ्यूडल लॉर्ड्स खत्म हो गए। राजा ने उनको बलपूर्वक खत्म कर दिया। तो अब क्या हुआ? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और प्रबोधन काल के वजह से टू स्वॉर्ड्स की थियरी समाप्त। तो राजा के पास कंट्रोल आ गया। राजा फ्यूडल लॉर्ड्स पे डिपेंडेंट था। अब मर्केंटिलिज्म, जो वाणिज्यवाद है, वणिकवाद है, इसके तहत राजा ने व्यापार को आगे बढ़ाया और यहां से टैक्स का कलेक्शन किया, व्यापारियों को सैनिक तक मुहैया कराए और टैक्स का कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा किया और शक्तिशाली हो गया और फ्यूडल लॉर्ड्स को भी दबा दिया। फ्यूडल लॉर्ड्स भी इसके कंट्रोल में आ गए, सामंतों को इन्होंने नियंत्रित कर लिया। अब राज हो गए संप्रभु, राज हो गए स्वरीन, राज हो गए स्वरीन। तो अब हम कहेंगे कि ये जो पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और प्रबोधन काल आया, किसके विरोध में? डार्क एज के विरोध में, अंधकार युग के विरोध में आया। तो इसने दिया क्या राजनीति विज्ञान में? तो इसने दिया नेशन स्टेट, इसने दिया कंसेप्ट ला दिया संप्रभुता की, संप्रभुता यानी सुवर्निटी। इसने संप्रभुता का कंसेप्ट ला दिया। इसने क्या कंसेप्ट ला दिया? इसने कंसेप्ट ला दिया व्यक्तिवाद का। इसने व्यक्तिवाद का, इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट ला दिया। कौन? ये पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और प्रबोधन काल, एनलाइटमेंट एरा। इसका परिणाम रहा नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य, संप्रभुता, व्यक्तिवाद, ये आ गया। उपयोगितावाद आ गया, उपयोगितावाद आ गया, है ना? ओके, और क्या हुआ? और क्या हुआ? उपयोगितावाद आ गया। उसके बाद क्या हुआ? स्वतंत्रता पे तो बल दिया ही, स्वतंत्रता को महत्व दिया जाने लगा। आप ऐसे समझ लें, व्यक्तिवाद के साथ ही मानववाद, ह्यूमनिज्म। मानववाद क्या है? हर चीज के सेंटर में आ गया है मानव। अब जो किया जाएगा मानव के लिए किया जाएगा। ह्यूमन सेंट्रिक थियरी बनने लगा, सब कुछ ह्यूमन सेंट्रिक हो गया, मानववाद आ गया। अच्छा, अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, है ना? अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में आ गया अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप को स्थापित कर दिया किसने? उदारवाद ने। और ये पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और प्रबोधन काल, ये सबको अगर हम मिला के देखें तो इन लोगों ने ये सारी कंसेप्ट को ला दिया। एक चीज और बच गया है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, आप बस आज के आज समझ लें, नहीं तो दुख दे सकता है ये कभी जीवन में। क्या है? अहस्तक्षेप।
हस्तक्षेप का मतलब होता है हस्तक्षेप नहीं करना। लेजे फेयर का कंसेप्ट एडम स्मिथ लाए थे। हुआ क्या, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स को दबाने के लिए राज्य जो हैं वो व्यापारी वर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं, सेना तक मुहैया करा रहे हैं। टैक्स कैसे आएगा, इस सब क्रम में टैक्स कैसे आएगा? अपने देश में बना हुआ सामान को दूसरे देश में बेचने से, या उस देश में बना सामान अपने देश में खरीदने से कैसे टैक्स का कलेक्शन ज्यादा होगा? बताइए, कोई भी बताइए। टैक्स का कलेक्शन ज्यादा कैसे आएगा? अपना बनाया हुआ सामान दूसरे देश में बेचेंगे तो होगा, या दूसरे देश में सामान बनाया अपने देश में लाके बेचेंगे तब, मतलब अपने देश में खरीदेंगे तब होगा। टैक्स का कलेक्शन ज्यादा कैसे होगा बताइए? सर दूसरे देश से जब लाते हैं तब। माने दूसरे देश से लाके अपने देश में बेच लेंगे। हाँ सर, गलत हो गया नहीं? गलत हो गया ना। देखो अब इसको एग्जांपल लेते हैं। चाइनीज सामान अपने देश में खूब आ जाए, चाइना में बना भारत में आ गया खूब, तो ज्यादा भारत सरकार को फायदा हुआ होगा कि अपनी सामान को चाइना में पहुंचा दें तो फायदा होगा। हम चाइनीज सामान जैसे खरीदेंगे तो जितना प्रॉफिट उसमें हो रहा है वो किसी भारतीय व्यापारी को तो नहीं हो रहा है। अधिकांश पैसा कहां चला जाएगा? चाइना चला जाएगा। हैं? अगर हम यहाँ आज YouTube चला रहे हैं, YouTube से बहुत सारा कलेक्शन हो रहा है, अमेरिका को फायदा हो रहा है। गूगल से कलेक्शन हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है ना। बैठे बैठे कमा रहे हैं वो लोग, बैठे बैठे तो नहीं कहेंगे, वो लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कमा तो रहे हैं। तो चाइना अगर हमारे देश में सामान ज्यादा से ज्यादा अगर बेच दे तो बेच देगा। जैसे आप ही सोचो ना, आप अपना सामान कुछ बनाए, 10 रुपया का लागत रहा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके बगल में कोई रहता है जो कि खेत में मकई बोआ है, 10 रुपया में बाल। अब 10 रुपये में बाल बेच सकता है वो। अब उसने कहा हम 10 रुपये में बाल नहीं बेचेंगे, हम रास्ता पे बैठ के बालवा को पकाएंगे अपना थोड़ा सा उसमें मेहनत करके, अब फिर उसको 25-30 रुपये में बेचेंगे। उसे एक्चुअल में बहुत कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं दिया है, बाल एक ही है। वो 10 रुपये में से बेच सकता था, बस उसमें आग सेक दिया थोड़ा, 30 रुपये में बिक गया, तो 20 रुपए का उसको प्रॉफिट। वो अब इसी तरह से कोई सामान बना है चाइना में, चाइना ने बनाया और भारत में आके बेच दिया और भारत से पैसा लेके चले गया। तो अब कोई देश दूसरे देश से अगर सामान खरीद रहा है, इसका मतलब उसको लॉस हो रहा है। टैक्स का कलेक्शन ज्यादा नहीं होगा यहाँ पे, है ना। अपना सामान दूसरे देश में बेचते हैं तो फायदा होगा, ज्यादा हमको फायदा मिलेगा। अब टैक्स अगर ना कह के आप ये फायदा कहें तो ज्यादा अच्छा रहे। शायद शालिनी इसीलिए कंफ्यूज हो गई कि टैक्स का कलेक्शन ज्यादा कैसे होगा, है ना। तो हम टैक्स बढ़ा देते हैं जब विदेशों से सामान आता है तो, है ना। तो अगर प्रॉफिट देखें, राज्य को प्रॉफिट कैसे हो रहा है, तो दूसरे देश में अपनी सामान बेच बेच के पैसा खूब इकट्ठा करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे। सब देश यही करने चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं हस्तक्षेप। और राज्य क्या कर रहा था? हस्तक्षेप कर रहा था कि अपना सामान खूब बेच रहा था, खूब बेच रहा था। इसका मतलब यह हुआ आयात कर रहा था। आयात कि निर्यात? तो आयात के उल्टा होता है निर्यात, है ना। ये होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। तो निर्यात मतलब होता है अपने देश से दूसरे देश भेजना, और आयात मतलब होता है दूसरे देश से अपने देश में मंगाना। राज्य क्या कर रहा है? दूसरे देश में भेज रहा, दूसरे देश में भेज रहा। अब दूसरे देश में भेजेंगे, वहां सामान बिकेगी, अपने देश में आएगा, पैसा ही पैसा। तो हर राज्य ऐसा कर रहे थे। इसके वजह से क्या हो रहा था, एडम स्मिथ ने कहा कि भाई अगर सब कोई बेचने में ही लगेगा तो खरीदेगा कौन। तो इसलिए बाजार को डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग रहने दिया जाए, मार्केट को फ्री कर दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए, उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वणिकवाद सुनते हैं आप, मर्केंटिलिज्म, और एक बाजारवाद आप सुनते हैं, तो देखो वाणिज्यवाद और बाजारवाद दोनों उल्टे हैं। वाणिज्यवाद में क्या होता है, व्यापारवाद में क्या होता है, राज्य निर्यात करता है और कोशिश करता है, हस्तक्षेप करता है कि हम खूब सामान बेचें,
और बाजारवाद में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई स्वतः नियंत्रित होती है, उसको अहस्तक्षेप बोलते हैं। तो उदारवाद जो आया उसने कहा अहस्तक्षेप। याद रहना चाहिए। देखिए यहां ये फेज बदल रहा है, टू स्वॉर्ड्स की थियरी खत्म हो रही है, फ्यूडल लॉर्ड्स खत्म हो रहे हैं। इस समय राज्य कोशिश कर रहा है व्यापार को बढ़ाने का, मर्केंटलिज्म हो रहा है, व्यापारवाद कर रहा है, खूब व्यापार कर रहा है, अपना निर्यात पर निर्यात किए जा रहा और कलेक्शन खूब किया, राज्य स्ट्रांग हो गए। जब स्ट्रांग हो गए, अब ये लिबरलिज्म जब आया तो इसने इसी कड़ी में क्या बात कर दिया कि अगर ऐसा चलेगा तो सब कोई बेचेगा तो खरीदेगा कौन। तो इसलिए जरूरी क्या है कि हम अहस्तक्षेप की बात करें। तो एडम स्मिथ इस बात को लेके आ गए, लेजे फेयर का कंसेप्ट। तो याद रखना है उदारवाद अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेप लेजे फेयर को मानता है। ये उदारवाद का कंसेप्ट है, अहस्तक्षेप की नीति यानी लेजे फेयर का जो कंसेप्ट है वो कौन मानता है, जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है वो मानता है अहस्तक्षेप को। ठीक है, तो अगर लिबरलिज्म का अगर हम की पॉइंट्स देख लें तो हम क्या कहेंगे कि ये नेशन स्टेट को दे दिया, ये संप्रभुता ला दिया, व्यक्तिवाद ला दिया, मानववाद ला दिया, उपयोगितावाद ला दिया, स्वतंत्रता ला दिया, हस्तक्षेप ला दिया आर्थिक व्यवस्था में। क्या इसने निजी संपत्ति को लाया या नहीं, गीतांजलि बताएगी जल्दी से। क्या इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को लाया या नहीं, क्या इसने प्राइवेट प्रॉपर्टीज को बढ़ावा दिया या नहीं, सुन पा रहे हो? चलो अब तक नहीं बोली तो आप शालिनी आप बता दो कि क्या हम उदारवाद प्राइवेट प्रॉपर्टीज को बढ़ाया या कम किया? बढ़ाया। तो अब हमको हमेशा याद रखना है अब इतनी बात कि उदारवाद का देन है, फाइनल में हमें मिला है क्या, नेशन स्टेट, संप्रभुता, व्यक्तिवाद, मानववाद, उपयोगितावाद, स्वतंत्रता, प्राइवेट प्रॉपर्टी, हस्तक्षेप। ये सारे पॉइंट्स किससे जुड़े हुए हैं, उदारवाद से जुड़ा हुआ है, उदारवाद से जुड़ा हुआ है। अगर एकदम साधारण सा एक क्वेश्चन बनाने की हम कोशिश करें, एकदम साधारण सा क्वेश्चन, तो हम ऐसा बना सकते हैं कि निम्न में ऐसे कौन सा जो शब्दावली है वो उदारवाद से जुड़ा हुआ नहीं है, या ऐसे कह दें उदारवाद से जुड़ा है ना। Which term associated with liberalism, है ना। तो लिबरलिज्म से कौन सा जुड़ा हुआ है ना। तो मान लो अब यहां लिख दिया लेजे फेयर जो वर्ड है ये जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। अब आगे हम बात कर लेते हैं लिबर्टी, बात करते हैं सोवरनिटी यानी संप्रभुता की बात कर लिया। आगे हम बात कर लेते हैं आर्थिक निर्धारणवाद, है ना, आर्थिक निर्धारणवाद, या इसके स्थान पे सबसे अच्छा अभी मन में आया क्या, बेसिक एंड सुपर स्ट्रक्चर, बेसिक एंड सुपर स्ट्रक्चर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कि निम्न में कौन सा जो शब्द है, कौन सा जो टर्म है वो लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, बेसिक एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो देखिए लेजे फेयर तो हस्तक्षेप है, लिबर्टी स्वतंत्रता है, सोवरनिटी जुड़ा है ना, ये सारे जुड़ा हुआ है, यूटिलिटेरियनिज्म जुड़ा है, ह्यूमैनिज्म जुड़ा है, उसके बाद हम कहें तो इंडिविजुअलिज्म जुड़ा है, तो ये सारे इससे जुड़े हुए हैं। ये बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का जो थियरी है वो सोशलिज्म का है और एक कार्ल मार्क्स ने इसको दिया है, डिफाइंड किया, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, अधिसंरचना, है ना, जो मूल और अधिसंरचना का जो कंसेप्ट है, सुपर स्ट्रक्चर, अधिसंरचना, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, ये सोशलिज्म का है ना। तो आपको शब्दावलियों से अगर ऐसे आसान सा क्वेश्चन बनाया जाए, हालांकि नहीं पढ़े रहेंगे तो ये आसान नहीं है ना, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप बेसिक अगर बात आप पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यहीं रखते हैं। ठीक है, बहुत सारा मतलब कभी कभी हम लोग डीप भी चले जाते हैं, कोई बात नहीं, आपकी क्लासेस हैं, ये सारा चीज आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है। जब तक आप ये सब नहीं समझेंगे तब तक आपको ये बातें नहीं समझ में आएगी, है ना। इस क्लास से हम लोग बहुत सारी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके जान ले रहे हैं। स्टडी मटेरियल आप पढ़ते चलिए और इसको आप क्लासेस करते रहिए, है ना। अच्छा, ये आज आप लोग ये बता दो कि आज की जो क्वालिटी रही,
वॉइस का और वीडियो क्वालिटी कल की तुलना में या जब भी पीछे क्लास चली है उसकी तुलना में बेहतर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। हाँ, तो बहुत अच्छा हुआ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। तो फिर हम लोगों ने इसको फाइनल किया है। इसका थोड़ा उसने चार्ज भी बढ़ा दिया है, पर कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और हमने जो आपको बताया है वो की पॉइंट्स आपने लिखा ही होगा, तो आप लिखते भी रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें। और नोट्स जो मिला है उसको आप जरूर पढ़ें। प्रिंट आउट आपने नहीं निकाला है तो प्रिंट आउट जरूर निकालना है, हिंदी वाले हिंदी का निकालना है, इंग्लिश वाले इंग्लिश का निकालना है। तो और बताओ, सब ठीक है? हाँ सर। ठीक है, आज के क्लास से कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोग पर मन में? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में।